आज जो हमारा टॉपिक है कल का, देखो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम देंगे जो हमने कल किया था, है ना। रिकॉल तुम लोग खुद देखते जाना, बाद में अपन लोग आगे का देखेंगे। जो खास करके नए हैं वो देखते जाना, ठीक है। कल मैंने बताया था कि अपने जो इसका था पूरे साइंस में जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो हम बेसिक से शुरू किया था, वो था सेल। ठीक है। सेल में हमने देखा था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसके पर्टिकुलर फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है। शुरुआत हमने किससे करी थी कि जो सेल था इसकी डिस्कवरी कौन था, रॉबर्ट हुक था। और न्यूक्लियस किसने खोजा था सेल का, वो रॉबर्ट ब्राउन था। ये था, इसकी स्टडी कहलाती थी साइटोलॉजी। इतनी बात अपनी क्लियर थी। फिर एक देखा था बेसिक डायग्राम सेल का, जिसमें सबसे आउटर लेयर कहलाती थी सेल वॉल, उसके अंदर की सेल मेम्ब्रेन, और उसका ब्रेन किसको कहते थे, न्यूक्लियस। सुसाइडल बैग को किसको कहा गया, लाइसोसोम्स, बढ़िया। और पैकेजिंग सेंटर गोल्जी अपार्टस। जितने भी सेल के अंदर जो छोटे छोटे जैसे अपनी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उसी प्रकार से सेल के पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार का फंक्शन करते हैं। ठीक है। इसके बाद एक सेल थ्योरी दी गई थी ये बताने के लिए कि सेल का रिलेवेंस क्या है, हम सेल को आखिर पढ़ें क्यों। तो ये बताया गया था सेल थ्योरी में कि सबसे पहले क्या बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने, पहली चीज। दूसरी चीज क्या था कि हर ऑर्गेनिज्म जो हर सेल होता है वो किससे बना है, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है। और तीसरा था कि हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ शुरू होती है एक सिंगल सेल से। ये तो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, ये चीज। फिर जो मॉडर्न थ्योरी बताती है वो क्या बताती है, वो तीन चीजें बताती है। सबसे पहला फोकस ये करती है कि एनर्जी फ्लो विद इन द सेल, कि जो अपनी बॉडी में एनर्जी फ्लो होती है वो किसके अंदर होती है, सेल के अंदर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या थी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर, कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम डीएनए कहते हैं, सबको पता होगा, कोई भी नॉन साइंस का होगा उससे बोलो कि डीएनए आपका चोरी कर लिया गया है। जब आधार कार्ड चले थे, जियो की सिम बट रही थी, तो बोले थे आपका डीएनए चोरी कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता था, वो बायोमेट्रिक को डीएनए समझ रहे थे। ठीक है। तो डीएनए मतलब क्या हो गया, आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है वो कहां से होती है, सेल्स से होती है। तीसरा था केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल द सेल इज सेम, जो केमिकल कंपोजिशन होगा सभी सेल्स का वो सेम रहेगा। देखो कंपोजिशन तीन प्रकार का होता है, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल। तो केमिकल मतलब क्या, जो भी इसमें केमिकल कंपाउंड होगा वो सेम रहेगा। ठीक है। ये चीज हुआ था। इसके बाद हमने देखे थे कि जो सेल शुरुआत में हुए थे उसको हम दो प्रकार से बांट सकते, कोई भी चीज, एक अल्प विकसित एक पूर्ण विकसित, अंडर डेवलप्ड एंड प्योर डेवलप्ड, है ना। तो प्रोकैरियोटिक को कहते हैं अंडर डेवलप्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है। और यूकैरियोटिक को क्या कहते हैं, डेवलप्ड सेल्स, है ना। तो इनमें हमने क्या पढ़ा था कि जो यूनिसेलुलर होते, जो सिर्फ एक कोश की जीव होते, एक सेल के जीव होते, वो सब क्या किसके अंदर आएंगे, प्रोकैरियोटिक के। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर दोनों प्रकार के आएंगे, यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर। फर्स्ट थिंग हो गई। दूसरी चीज क्या बताई थी, इनकी साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है, ये तो पक्का है, लेकिन कितने, तो म्यू एम में रहती है इनकी, नैनोमीटर में, 0.1 से 5 नैनोमीटर। इसकी कितनी होती, 5 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, है ना। इससे अबव लिख दिया करो, सेफ प्ले करो। फिर तीसरा है न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं ब्रेन। ठीक है। अब हमने जो पढ़ा था कि न्यूक्लियस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अंदर, ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, बल्कि जो आपका इसका न्यूक्लियस रहेगा वो वेल डिफाइंड रहेगा, है ना, वेल डेवलप्ड रहेगा। अगली चीज क्या थी, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, जो भी इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, है ना, तो उनके चारों ओर बॉर्डर पाई जाती है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स होती है उसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। मेम्ब्रेन समझ लो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे हमारी बॉडी की स्किन हो गई है। ठीक है। इसके बाद क्या था, इट कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम, जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे उसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता, और जो डेवलप्ड होंगे उनके अंदर एक से ज्यादा, जैसे ह्यूमन के अंदर कितने थे, 23। क्लियर। इसके बाद सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग। अब ये बोला बेचारे एक क्रोमोसोम वाले हैं, ठीक है, ये दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन तो कर नहीं सकते, तो क्या करते, अपने आप को तोड़ के रीजनरेट करते हैं।
तो ये क्या हो गया, फिजन या बडिंग से करते हैं। इसमें क्या पढ़ा था, ये करते हैं म्यूसिस, और दूसरी कौन सी थी, माइटोसिस। ठीक है। इसके बाद बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अब्सेंट रहता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता, पावर हाउस ऑफ द सेल। बढ़िया। फिर था कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रिल, एल्गी, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जितने भी प्लांट्स, एनिमल, फंजाई वगैरह है। ठीक है। तो अगर हमें पूछा जाए कि हम लोग किस में आते हैं, तो यूकेरियोटिक में, है ना। क्लियर, बढ़िया। ये थे अपने दो डायग्राम, इसके चलते हैं। ये रहता है कौन सा, प्लांट सेल, ये रहता एनिमल सेल। क्लियर, ठीक है। इसका शेप हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, लेकिन एनिमल शेप, एनिमल सेल का शेप अलग अलग हो सकता है। ठीक है। इसके बाद बताए थे कि सबसे बाहर की लेयर क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है, जो प्रोटेक्टिव रहती है। किसमें से पाई जाती है, प्लांट सेल में। क्लियर। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाएगी, ठीक है, लेकिन ये किस प्रकार की होती है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तीसरा जो था वो क्या था, प्रोटोप्लाज्म। ये क्या होता था, लिक्विड होता था, जो किसके अंदर पाया जाता था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्गत। इसके भी दो पार्ट होते थे, एक कहलाता साइटोप्लाज्म, एक कहलाता न्यूक्लियोप्लाज्म। जो ये अंदर का भाग होता था वो कहलाता साइटोप्लाज्म, और ये अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर होता था उसको क्या कहते थे, न्यूक्लियोप्लाज्म। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब जितने भी हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे वो किसके अंदर पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत। फिर पढ़ा था गोल्जी अपार्ट, गोल्जी बॉडीज। ये क्या होता था, पैकेजिंग सेंटर। मतलब सेल के अंदर जो भी चीजें बनती थी वो क्या होती थी, यहां से ट्रांसफर होती थी एक जगह से दूसरी जगह। ये समझ लो क्या है, इसका पैकेजिंग सेंटर है। फिर आई थी बात किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बताया था, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये किस रूप में एनर्जी बनाता था, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। इसके बाद और साथ ही साथ इसकी एक खासियत क्या थी, ये अपने अंदर डीएनए को कैरी करता है, ये बात याद रखना। इसके बाद था लाइसोसोम्स। हाँ ठीक है, ये बताना भूल गए, सही है। रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। कल मैंने बताया था कि हमारी बॉडी जो एनर्जी लेती है वो ग्लूकोज के रूप में लेती है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है कि डाइजेस्ट किया खाना ग्लूकोज के रूप में आ गए। अब उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट सेल के अंदर होता है, लेकिन वो सेल की कौन सी साइट है जहां पे ये वो होता है कन्वर्ट, तो वो कहलाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया साइट। तो जब भी कोई चीज बर्न होकर दूसरी चीज में कन्वर्ट होती है तो वो रेस्पिरेशन के अंदर आता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी साइट कहा जाता है। ठीक है। अगर अपन भी बात करें ना रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन का सही अर्थ लेना ये नहीं होता सांस लेना, वो कहलाता ब्रीथिंग। दोनों में अंतर होता है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग मतलब होता है सांस को लेना, बाहर छोड़ना, लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब होता है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने की प्रक्रिया। क्लियर हुआ, ये चीज होता। तो अपने सेल के अंदर रेस्पिरेटरी साइट कौन सी होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि विच इज रिगार्डेड एज द रेस्पिरेटरी साइट इनसाइड द सेल। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन में तुम्हें लंग्स भी दिया जाएगा, लेकिन याद रखना इनने सेलुलर रेस्पिरेशन पूछा है ना। फिर था लाइसोसोम्स। ये क्या कहलाते थे, सुसाइडल बैग्स, अपने आप को फोड़ देते थे। कब फोड़ देते थे, जब भी कोई ऑर्गेनल खराब हो जाता। इसके बाद थे क्या, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स किस में पाए जाते थे, सिर्फ प्लांट सेल में। इनका काम क्या था, ये तीन प्रकार के होते थे, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाते हैं, क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करवाते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट ये कैसे होते हैं, कलरलेस। ठीक है, लेकिन इनका काम क्या होता, ये खाने को स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में। तीनों बात क्लियर है, जितने अच्छे से बता रहे हो उतने अच्छे से पूछेंगे भी, है ना, याद रखना। ठीक है। फिर क्या आ गया, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करते थे, ये जो आपकी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर उसको स्टोर करते हैं, पहली चीज। दूसरा इसका काम क्या होता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, मतलब अपने सेल के अंदर जो वाटर बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने का काम कौन करते हैं, वैक्यूल्स। ठीक है, इतना बताया था।
फिर इसके बाद क्या आया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बताता था? ये क्या करता था? इसको क्या कहते थे? बहुत बढ़िया। स्केलेटन ऑफ द सेल, मतलब ये ढांचा प्रोवाइड करता था। अब ढांचा कैसे देगा? अब मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन होती, बीच में न्यूक्लियस होता। अब इन दोनों को अटैच करने का काम क्या करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये वाली साइड बनी है ये कहलाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये इट एक्ट एज अ चैनल बिटवीन न्यूक्लियस एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन। और इसका दूसरा काम क्या होता? इसके दो प्रकार पाए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला वाला बताता था कि फैट्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज करने की प्रक्रिया करता है ये। स्मूथ वाला क्या करता? फैट्स को बनाता है ना। अपन समझ लो स्मूदी पीते हैं या फिर जंक फूड खाते हैं, फैट बढ़ता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये समझ लो जिम जाना है ना, तो क्या होता है वहां पे प्रोटीन शेक मिलता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस। याद करो थोड़ी सा लॉजिक करके कि हम इसमें कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, स्मूथ वाला फैट देता है और रफ वाला प्रोटीन देता है। इसके बाद बोला था कि राइबोसोम्स ये क्या होते हैं? ये कहां, इनको कहते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, जहां पे प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है। और अभी हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी काम करता है। तो ये राइबोसोम कहां पाए जाएंगे? अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर बात? ठीक है। अब इसमें दो प्रकार के पाए जाते, एक कहलाता है 80S, एक कहलाता 70S। एस का मतलब क्या होता था? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो क्या बताता था? डेंसिटी एज वेल एज साइज। किसकी साइज? राइबोसोम्स की। तो 70S किस में पाया जाएगा? यूकेरियोटिक में। और हाँ 70 प्रोकैरियोटिक में और 80 यूकेरियोटिक में। बढ़िया। इसके बाद आ गया इसका ब्रेन, जिसको कहते हैं कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। ठीक है, इसका क्या था? डबल लेयर्ड रहता था, इसके अंदर डीएनए एज वेल एज आरएनए पाया जाता है, पहली चीज। फिर क्या करता है ये कि इसके अंदर जो सबसे मेन मटेरियल होता है वो कहलाता है क्रोमेटिन, जो हमारे क्रोमोसोम को रखता है। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम को रखता है, और क्रोमोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? डीएनए। ठीक है, ये चीज होता है। अब डीएनए की भी एक फंक्शनल इकाई होती है जिसको हम कहते हैं जीन्स। कहते हैं ना कि जेनेटिक वेरिएशंस आ गए हैं, वो उसी के कारण आते हैं। ठीक है, ये था। और लास्ट में एक आता है सेंट्रोसोम। ये क्या होता है? ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, और ये कब दिखता है? जब सेल डिवाइड होता है ना। ये इनिशिएट करता है किसको? सेल डिवीजन को, एक सेल दूसरे सेल में बनता है। इसके बाद जो लास्ट इसका था सेल ऑर्गेनल, वो था क्रोमोसोम। हमारी बॉडी में 23 पेयर्स जो पाए जाते हैं क्रोमोसोम के, वो किसके बने होते हैं? डीएनए एज वेल एज प्रोटीन, ये बताया था। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या बताया था कि जो अनपेयर्ड रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? हैप्लॉइड। और जो पेयर्ड होते हैं वो क्या कहते हैं? डिप्लॉइड। ये चीज बताई थी। इसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है राइबोसोम्स का, सॉरी क्रोमोसोम्स का? ठीक है, ठीक है। और जो आप देखते हो ना कि किसी कोई बच्चा, एक तुमने सुनी होगी कि सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसको रात को नहीं देखता। एक कलर ब्लाइंडनेस होती है जो रेड और ग्रीन कलर में होता है। जब इन्हीं क्रोमोसोम में डिस्टरबेंस आएगा तभी इन प्रकार की बीमारियां आपको होती है। एक किनफ्लिंटर सिंड्रोम होता है। कुछ लोग बचपन से ही स्टेराइल होते हैं, मतलब वो अपना वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं आगे चल के। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है? अगर आपके क्रोमोसोम में कोई प्रकार का विकार आ जाता है। ठीक है, ये चीज होता है। तो क्रोमोसोम का बैलेंस उतना ही जरूरी है जितना एक सस्टेन करने के लिए होता है। क्लियर हुआ? और एक अपना जैसे 23 क्रोमोसोम में एक होता है अपना सेक्स क्रोमोसोम, जो करता है किसमें डिफरेंशिएट, मेल या फीमेल में। इतनी अपन ने कल क्लास में पढ़ा था। और एक और चीज देखी थी, फिर ये देख लिया था प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर था अपना सेल डिवीजन, किसमें? यूकेरियोटिक सेल में, जिसको था माइटोसिस और म्यूसिस। अगर इसका हम बेसिक डिफरेंस पूछें तो क्या था?
ठीक है, तो इसका जो, ठीक है, इसका मेन जो डिफरेंस था वो क्या था कि माइटोसिस दो डॉटर सेल्स बनाता है और म्यूसिस एक बार में कितने बनाता, फोर। ठीक है, ये फोर बनाता म्यूसिस। ये क्या था, ये होता है सोमैटिक सेल्स में, नाम याद रखना सेल का। ये किस में होता है, सोमैटिक सेल में। और ये किस में होता है, गैमेटिक या रिप्रोडक्टिव सेल्स में। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या होता है कि अपनी बॉडी को ग्रोथ देना, रिपेयर करना, ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिज्म में करवाना। मतलब जो अभी अपन लोग बड़े होते जा रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं, सोमैटिक सेल के माइटोसिस प्रोसेस के कारण। और हम लोग जो रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो नया बच्चे का जन्म होता है, वो किसके कारण होता है, म्यूसिस के कारण। ठीक है, ये चीज बस अंतर है। इसके हमने 5 फेस बताए थे। सबसे पहले क्या होता था, इंटरफेस। फिर जब ये क्या होता था, अपने आप को डुप्लीकेट रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है अपने सेल ऑर्गेनल्स को, तो वो किस में आ जाता है, प्रोफेस में। अगले फेस में ये सभी ऑर्गेनल्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेस। फिर जब ये ऑर्गेनल्स जो इसके अंदर लिक्विड भरा वो भी अपने आप को दूर करने की कोशिश करता है, उसको क्या कहते हैं, एनाफेस। जब ये एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल बना लेते हैं एक ही सेल के अंदर, दो सेल जब पाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, टेलोफेस। और जब ये पूरी तरीके से सेग्रीगेट हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, साइटोनाइसिस। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडेशन ऑफ क्या, साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोनाइसिस। ये प्रॉपर इनकी होती है, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस एज वेल एज साइटोनाइसिस। क्लियर हुआ, ये था। अब अभी हमने बताया कि म्यूसिस जो माइटोसिस होता वो क्या करता है, दो डॉटर सेल्स देता है, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सेम होंगे। किससे सेम होंगे, अपने पेरेंट सेल से। लेकिन म्यूसिस में क्या होगा कि 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, हाफ होंगे। ये दो बेसिक अंतर याद रखना। दो बनते हैं लेकिन क्रोमोसोम बराबर होते हैं, इसमें 4 बनते हैं लेकिन क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। क्लियर हुआ, ये था। आज जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी कल का अगर सिंपल लगा तो आज का अच्छा वाला लेक्चर होने वाला है, तो फिर कान अच्छे से खुले रखना। ठीक है, एक बार अपने नाम बता दो तो मुझे पूछने में दिक्कत नहीं जाएगी। अंकुश, स्वाति, दिव्या, लक्ष्मी, अनुराधा, देव, प्रशंसा, आस्था। ठीक है, देखो मुझे कितने याद होते। ठीक है, मेरा पता है, मेरा है आदर्श। ठीक है, आदर्श। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें जो हम करते हैं कि हमारे, अभी हमने सेल तो पढ़ लिया, अब सेल ने अपने आप को कंबाइन कर करके बहुत प्रकार के जीव जंतु बना दिए। सबसे ज्यादा प्रजाति इंसानों में पाई जाती है ना, देखते एक से हैं, होते अलग अलग है। ज्यादा कोई भी पॉलिटिकल चैनल देख लेना। ठीक है, तो अब इसमें क्या था कि हमने पढ़ा कि इट रिफर्स टू द वास्ट वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्ट इन अर्थ। हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो किस किस बेसिस पर करेंगे, उसके साइज पर, शेप पर, उसका हैबिटेट, वो किस जगह पर रहता है। अगला क्या होगा, न्यूट्रिशन, और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन दो प्रकार के हम लोग जैसे पढ़ते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को करते, अपना खाना खुद बनाते, और हेटरोट्रॉपिक जो दूसरों पर निर्भर होते। और एक और टाइप होता है जिसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक, है ना, जो डेड ऑर्गेनल से खाना लेते हैं। मतलब जितने भी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तुम देखते हो कोई बॉडी जब खत्म हो जाती है तो उसके ऊपर कीड़े मकोड़े बनने लगते हैं, तो वो कहलाते हैं सेप्रोफाइटिक। ठीक है, उसको जो डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका सबसे मेन आता है मशरूम या फंगाई। ठीक है, फंगस लग जाता है, उन्हीं चीजों पे लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या देखा कि जो डाइवर्सिटी दिखती है अलग अलग हैबिटेट के अनुसार वो भी चेंज होती रहती है। जैसे कि वाटर की अलग होगी, लैंड की अलग, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और आइसी रीजन। हम सभी की बॉडीज अलग अलग प्रकार से डिजाइन होती है, आप जिस प्रकार से रहोगे उस प्रकार से। पहले कहा जाता था कि जो जिराफ होता था ना,
जिराफ की पहले गर्दन बहुत छोटी होती थी, लेकिन नीचे नीचे की पत्तियां सब खा गए, ऊपर की पत्तियां नहीं खा पा रहे, तो उन्होंने कोशिश की ऊपर की खाने की। तो सब जन कोशिश करते रहे, धीरे धीरे उनके जो बच्चे होते रहे उनकी गर्दन लंबी होती गई, और फिर इतनी लंबी हो गई कि आज के टाइम पे सबसे लंबी गर्दन है ना। ये कहा जाता है, ये अपन लोग पढ़ेंगे जो इवोल्यूशन थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, एक नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो इसी के प्रकार से डाइवर्सिटी पाई जाती है रीजन के अनुसार भी। ठीक है, इसी प्रकार से द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन को डिफाइन जरूर करना कि आप किस रूप में उसको क्लासिफाई कर रहे हो, या किस चीज को आप क्लासिफिकेशन कहते हो। तो क्या बताओगे कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, उनकी जो सिमिलरिटीज होगी और उनके जो डिफरेंस रहेगा, इसके रूप में जो आप उनको बांटते हो। क्लियर। अब जो क्या था कि जो भी फिर एक हुए थे साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्लोस लिनियस। ठीक है, जैसे कि अगर पता इंसानों का नाम जैसे हिंदी में अपन मानव कहते हैं, इंग्लिश में ह्यूमंस कहते हैं, ठीक है, और किसी भाषा में और कुछ कहते होंगे इंसान को, तो एक साइंटिफिक नेम चलता है जो सभी स्पीसीज के लिए कॉमन रहता है। तो जैसे इंसान का नाम क्या दिया गया, होमो सैपियंस। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे फ्रॉक को क्या कहते हैं, फ्रॉक को कहते हैं राणा टिगराना, सिर्फ बता रहे हैं वो कुछ नहीं है। ठीक है, अब है ना कि जिन्हें राणा है तो राजस्थान से है, ऐसा नहीं है, तो उनको नाम दिए गए हैं। ठीक है, होमो सैपियंस एक बताते उसकी स्पीसीज और दूसरा बताता उसका जीनस। ठीक है, तो होमो सैपियंस एक्चुअली पता है किसको कह देते थे, एक मानव होता था निएंडरलिथ, ठीक है, एक होता था होमो सैपियंस। जो मानव बुद्धिमान होते थे उनको होमो सैपियंस कहा जाता था, और जो आदि मानव होते थे उनको निएंडरलिथ कहा जाता था, है ना, थे दोनों एक से, लेकिन जिसने अपना विकास कर लिया उसको होमो सैपियंस कहने लगे। तो हम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, अपनी बड़ाई करो। ठीक है तो नेमिंग रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी, है ना, याद रखना। स्पीसीज के नेम रख साइंटिफिक नेम रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी। कभी पूछ ले जाए कि टैक्सोनॉमी होता क्या है तो बता देना, किसी भी स्पीसीज का साइंटिफिक नेम रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी। अब क्या किया गया, इन लोगों ने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 7 इसमें बांट दिया, हायरार्की में बांट दिया। कैसे, जैसे अपन लोग पढ़ते हैं ना, एक बड़ा साम्राज्य होता, साम्राज्य के अंदर फिर स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील, फिर गांव, ये होता है। इसी प्रकार से इसको बांट दिया। सबसे पहले आएगा आपका किंगडम, ठीक है, जैसे समझ लो एनिमल किंगडम है, ठीक है, फिर इसके अंदर इसकी सब कैटेगरी क्या कहलाएगी, फाइलम, फाइलम के भी क्लास, क्लास का ऑर्डर, ऑर्डर का फैमिली, फिर जीनस, और सबसे लास्ट में स्पीसीज। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी याद रखना, ये पूछी जाती है, हर एग्जाम में आती है। ठीक है, किंगडम याद रहेगा, फिर आ गए फाइलम, है ना, फाइलम के बाद क्या आ गया, क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और सबसे लास्ट में स्पीसीज। ये होता है किसी भी चीज का हायरार्की में बांटने का। ठीक है, जैसे आप देखते ना कि मक्खी, जैसे कुछ भी ले लो, मक्खी रहती खूब, मॉस्किटो देख लो, आपको एक दिखेगा एडिस मॉस्किटो जो डेंगू फैलाता है, एक एनोफिलिस दिखेगा मच्छर जो मलेरिया फैलाता है। देखना मच्छर को कभी पकड़ के देखना, अलग अलग प्रकार के उनके रहेंगे अगर पकड़ में आए। ठीक है, कभी ध्यान से देखना, मच्छर को काटने देना और देखना वो दिख कैसा रहा। ठीक है, तो जैसे डेंगू को मच्छर होता है, उसके यहाँ पे ऐसे व्हाइट व्हाइट सा बना रहता है पूरा, यहाँ पे देखना धारियां बनी होंगी व्हाइट व्हाइट का, वो डेंगू का मच्छर होता है। अब वो खास बात है वो सिर्फ साफ पानी में पाया जाता है, अपन ये भी सोचो कि गंदे पानी में नहीं, वो साफ पानी में पाया जाता। और उसकी एक खास बात है वो सिर्फ दिन में ही काटता है, रात को सो जाता। ठीक है तो ये चीज होती है। तो मतलब ये बता रहा हूं मैं कि स्पीसीज में डिफरेंशिएशन होता है, जीनस में होता, फैमिली में क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। तो अभी जो हमारा सबसे बेसिक है, जब आप 11th 12th करते हो तब आपको इस पे ध्यान देना पड़ता है, अभी आपको सिर्फ किस में देना है, किंगडम। ठीक है, सिविल सर्विसेज की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ये नहीं कहता कि किसी चीज के आप बिल्कुल डेप्थ पे जाओ, लेकिन वो ये कहता है आपको हर चीज की एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी पे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता हो,
आप बेसिक नॉलेज रखो, साइंटिस्ट नहीं बनना, लेकिन बेसिक नॉलेज सबकी रखना है ना। तो ये चीज अपन याद रखेंगे। अब जो अगला आया वो क्या था, क्लासिफिकेशन। अब जब पहली बार सबको पता चला जीव जंतु पाए जाते हैं, तो सबने अपने अपने प्रकार से क्लासिफाई करने की कोशिश की। कुछ ने बोला एक को हम कर दे उड़ने वाले पक्षी, एक होगा जमीन के पक्षी। बोला ये वाला क्लासिफिकेशन नहीं चलेगा, क्योंकि जो उड़ता है वो जमीन पे भी आता है, आप किस में रखोगे, है ना। तो इस प्रकार से मतलब ठीक है, अच्छा दो बांट दे रहे, जो एक चल सकता जो चल नहीं सकता। तो उनमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो कार्लोस लिनियस ने किया था, जिसने क्या कहा था, ठीक है अब दो बांट लो, एक कहलाएंगे प्लांट्स, एक कहलाएंगे सब एनिमल्स। सबसे सिंपल, ठीक है, सबको पता चल गया जीव जंतु पेड़ पौधे, ये हो गया था। तो इन्होंने क्या कहा था, प्लांट्स को किसको कहा था, कि ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। और एनिमल्स ऐसे सभी जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, ठीक है। इस सिंपल से डेफिनेशन से फिर जो बाद के जितने भी बने ना क्लासिफिकेशन, उनका आधार ये था, ठीक है। अब सबने बोला ठीक है ये तो पढ़ लिया, लेकिन इतने प्रकार के जानवर आ रहे हैं, हमको इसकी कैटेगरी में क्यों रख रहे हो, उनका ये था क्वेश्चन। बोले मछली भी हमारी कैटेगरी की कहलाएगी, ठीक है। अब बिरादरी की बात हो गई उनके, तो उन्होंने ठीक है अब हम इसको और बांट रहे हैं। अभी टॉप लेवल का चल रहा है, मतलब उस टाइम पे सोचो, उनने बोला कि हम नहीं रहेंगे इनके साथ, कि चमगादड़ों की सीरीज में हम भी आ गए। फिर क्या हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको कौन लेके आया, R.H. विटेकर। ये नाम याद रखना, ये क्वेश्चन सीधा आता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन लेके आया था, तो वो क्या नाम था, R.H. विटेकर, ठीक है। अपने स्नॉप्सिस करते आना, कीवर्ड्स लिखते आना बस, ठीक है, कि तुम लोग को क्लिक हो जाए। कुछ नहीं किया करो, सिर्फ कीवर्ड्स लिख लिया करो कि ऐसा कुछ था, कि उससे आपका दिमाग अपने आप ट्रिगर करे। तो इनने क्या कहा था कि ठीक है हम 5 कैटेगरीज में बांट देते हैं जितने भी एनिमल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म है। नाम देखो पहले, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांट्स एनिमल्स तो ये हो गए, ये 3 के बारे में देखो, क्या क्या नाम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें इन्होंने इसको बांटा किस किस प्रकार से है। सबसे पहला जो था वो हमारा क्या था, किंगडम मोनेरा। अब मोनेरा में क्या रखा रहा, हमने अभी सेल में पढ़ा था कि सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, जिनके सेल डेवलप्ड नहीं होते। तो मोनेरा किंगडम की खास बात यह है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, एक तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के बने, है ना, और उनके सेल डेवलप्ड नहीं होते। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। सबके कम से कम 3 डायमेंशन आप लोग को याद रखना है। कभी भी किसी के बारे में बताओ तो 3 चीजें जरूर बताना, तब लगता है कि हाँ उसके बारे में जानते हो, है ना। तो सबसे पहला क्या हो गया, प्रोकैरियोट्स होते हैं। दूसरा बता दिया ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। अब प्रोकैरियोट होंगे तो यूनिसेलुलर होंगे। तीसरा चीज इनके, अब प्रोकैरियोट्स की खास बात क्या होती, इनका न्यूक्लियस प्योर नहीं होता, वेल डिफाइंड नहीं होता है। अगला क्या था, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं एज वेल एज हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इनके अंदर थोड़ा भी फोटोसिंथेसिस का क्लोरोफिल पाया जाएगा तो वो ऑटोट्रॉपिक हो जाते थे, नहीं तो वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या जाएगा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म और एनाबेना। इतने सारे एग्जाम्पल क्यों दिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल उठा के दे देते हैं, ये सिर्फ वो है जो पूछे गए एग्जाम्पल्स हैं। पूछ देंगे एनाबेना इनमें से किस किंगडम के अंतर्गत आता है, समझ में आया। तो याद बस रखना कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो आप आसानी से क्लिक कर लोगे कि वो मोनेरा के अंदर आता है। अब बता पाओगे कि मोनेरा होते क्या है, ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, इनका सेल डेवलप्ड नहीं होता। सिर्फ ये टर्म याद रखना, पूरा आंसर लिख लोगे। क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट आता है किंगडम प्रोटिस्टा। ये क्या बताता है किंगडम, कि ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोट्स तो होते हैं, पहली बात बताना यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब इनके सेल जो भी होंगे वो डेवलप्ड होंगे, लेकिन साथ ही साथ ये कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, एक एक सेल के बने होंगे। नेक्स्ट चीज क्या बताते हैं, ये भी हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉपिक भी
हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक, दोनों तरीके से खाना बना सकते हैं। ऐसे नहीं समझना एक ही दोनों प्रकार से बना रहा हो, है ना। यूज ऑफ स्यूडोपोडिया सिलिया या फ्लैगिला फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब होता है मूवमेंट। इस प्रकार का एक ऑर्गेनिज्म होगा, हम तो इसमें बड़ा बना रहे हैं, सेल में माइक्रोस्कोप में सिर्फ दिखते हैं। तो कभी देखना तुम लोगों ने एक ऐसा ऐसा वो देखा होगा, कभी देखना माइक्रोस्कोप में इस प्रकार का एक जीव दिखेगा, तो ये कहलाता है, जो इसके ये ऐसे पैर होते ना, इनको कहते हैं फ्लैगिला, ठीक है, जिसके कारण ये मूवमेंट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनके पास एक डेवलप्ड स्ट्रक्चर तो नहीं होता, लेकिन कुछ इस प्रकार के फ्लैगिला पाए जाते हैं जिसके कारण ये मूव कर पाते हैं अपनी बॉडी को, ठीक है। ये है, और ये कैसे बने होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, ये चीज याद रखना। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रोटिस्टा की। डेवलप्ड सेल होगा, सेल डेवलप्ड का मतलब क्या, कि उसका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप्ड होगा और सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, है ना। अब डेवलप्ड में जैसे ये समझो कि एक फोन है, ठीक है, एक स्मार्टफोन है, एक है कम मेमोरी का, एक है ज्यादा मेमोरी का, लेकिन हम उसको स्मार्टफोन तो कहेंगे। एक अपग्रेडेड वर्जन का, एक थोड़ी कम वर्जन का। इसी प्रकार से इनका सेल डेवलप्ड तो है, लेकिन एडवांस लेवल से अभी भी कम है, ठीक है, ये चीज है। क्लियर हुआ ये चीज। इसके बाद बताया गया कि इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लेना, ये तीनों याद रखना। यूग्लेना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, आज तक इसको हम डिफाइन नहीं कर पाए कि इसको हम प्लांट्स में रखें कि एनिमल्स में रखें। इसको कहा जाता है लिंक बिटवीन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, ठीक है। जैसे कि वायरस होता है, वो नहीं पता चलता कि वो जिंदा है कि मरा हुआ है ना। उसको लिविंग और डेड ऑर्गेनिम्स के बीच के लिंक माना जाता है वायरस को, क्योंकि वायरस कब एक्टिव होता है, जब किसी बॉडी के अंदर जाता है, और वैसे बाहर घूमते रहे तो मरा भी नहीं होता। इस प्रकार से जो पहले से मरा हो उसको कैसे मारेंगे, इसलिए तो कहा जाता है कि लॉकडाउन करो, कि वो गायब हो जाए या और कहीं चला जाए। ये था मेन। क्लियर हुआ। इसके क्या क्या हो जाएंगे, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लेना। इसको किस प्रकार से बताओगे कि प्रोटिस्टा जो नाम के किंगडम होते हैं, इसमें किस प्रकार के जानवर आएंगे, जो कि सब देखो, दो चीज याद रखना। प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जानवर आएंगे, जो यूकेरियोट्स होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। अब देखो सब, अब देखना जैसे जैसे नीचे आते जाओगे ना, वो एडवांस होते जाएंगे। पहले वाले में हमने बताया वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, दूसरे वाले में यूकेरियोट्स तो होते हैं, लेकिन कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। क्लियर हुआ। सिर्फ दो चीजें याद रखो, जब दो हो जाएंगी फिर हम तीसरा उसका फीचर याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है हमारा, वो होता है किंगडम फंजाई। फंजाई नाम से क्लियर है, फंगस जो आपका होता है उससे रिलेटेड है। ये कैसे होंगे, अब सभी के सभी यूकेराइट्स ही होंगे, तो पहले ही अपना पॉइंट क्या हो गया कि ये कैसे हो गए, यूकेराइट्स हो गए। दूसरा, अब ये यूनिसेलुलर नहीं रहेंगे, अब कैसे हो जाएंगे ये मल्टी सेलुलर। ये बात क्लियर हुई। तीसरा, अभी क्या कैसे अलग है उनसे, ये करता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको कहते हैं क्या हम, सेप्रोफाइट्स, ठीक है। मरे हुए कोई भी जानवर से न्यूट्रिशन लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेप्रोफाइट। अब ये बताया था कि इसकी फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की, है ना। काइटिन की इनकी सेल वॉल बनी होगी। इसके बाद ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते किसके साथ, एल्गी के साथ, ठीक है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते एल्गी के साथ। और लास्ट हो गया एग्जांपल, यीस्ट हो गया, एस्परगिलस। सबसे अच्छा याद रखना इसका मशरूम, कुछ भी भूल जाओ लेकिन मशरूम याद रखना, ठीक है। ये हो गया इसके एग्जांपल। अब इसको कैसे बताओगे फंजाई को, मतलब इसके कैसे बताओगे, सबसे पहले क्या है, यूकेरियोटिक है, दूसरा मल्टीसेलुलर है, तीसरा क्या बताओगे, काइटिन की सेल वॉल बनी, फिर इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक, और फिर बस एग्जांपल। क्लियर। देख के तो बता रहे होगे अभी, क्यों पूछेंगे बाद में। देवनाम याद हुआ अभी, ठीक है, और प्रशंसा, ठीक है। किंगडम प्लांटी,
मल्टी सेलुलर, अब देखो, अब तीन हमने पढ़ लिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। अब जो दो प्लांट्स एनिमल है जो भी हम लोग देखते हैं वही चीज है, तो ये अपने आप में डेवलप्ड है, मल्टी सेलुलर भी होंगे और यूकेराइट्स भी होंगे। दूसरा, इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है। तीसरा, ये ऑटोट्रॉपिक तो होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। अगला क्या होता, अब इन्हीं का हम अभी हमने टॉपिक का नाम क्या बोला था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो इन दोनों को हम ध्यान से करेंगे। ये अब क्या होते हैं, बहुत सारे फाइलम में बटे होते हैं। अभी हमने पढ़ने पढ़ा था ना, किंगडम के नीचे क्या आता था? फाइलम। तो इनके जो सब टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नाम जितने वो लग रहा है ना अटपटे, उतने सिंपल है। बायोलॉजी की सबसे अच्छी बात है, अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया ना कि वो चीज कर क्या रही है, आपको कभी वो नाम कठिन नहीं लगेगा। वो तब तक कठिन लगता है जब तक हम उसके बारे में जानते नहीं है। ये चीज है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? पाइन्स, फन्स, मैंगो, मतलब कोई भी पेड़ होगा वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। तो किंगडम प्लांट में तो आराम से बता दोगे, है ना। सबसे पहला क्या हो जाएगा इसका कि ये मल्टीसेलुलर यूकेराइट्स होते हैं। दूसरा, सेलुलोज से बने होते हैं। मेन चीज क्या होती है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। फिर इनके सब डिवाइड बता देना और एक लिख देना, ये मोटाइल होते कि नॉन मोटाइल, मतलब ये मूवमेंट कर सकते कि नहीं? नहीं। तो कैसे होंगे? नॉन मोटाइल। फिर आ गए अपन किंगडम एनिमेलिया, है ना। एनिमल के अंदर आते हैं, याद रखना। मल्टी सेलुलर यूकेराइट्स ये तो होते हैं, सेल वॉल हमारे अंदर पाई नहीं जाती है ना, इसलिए दीवार बनाते रहते हैं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरे का छीन के खाते हैं सभी। कैन रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मतलब ये समझो एक चींटी से लेके एक डायनासोर, सब इसके अंतर्गत आते हैं, ये बताया गया। ठीक है। सब डिवाइडेड इनटू फाइला। अब ये बहुत सारे फाइलम में बटे रहते हैं, इनके रहते 10 फाइलम। ठीक है। तो सबके बारे में बेसिक एटलीस्ट एक एक पॉइंट तो पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि पॉरीफेरा, कॉलनटेट्रा, एक्नोडर्मेटा, कोएडेटा, ये सब होते हैं। नाम अलग अलग है, अभी देखेंगे क्या होते हैं। ठीक है। तो जो भी तुम्हें लिखना है, जो भी अच्छे जानवर लगते हैं उनका नाम लिख देना। ठीक है। तो हमने देखो 3 लिखे, अर्थवॉर्म, डॉग्स और ह्यूमंस। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं। इंसान यहां तक नहीं माना, बोला अभी भी हमें कैटेगराइज करो, हमें इनके साथ नहीं रहना। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आता है, अभी देख लिया किंगडम एनिमल और किंगडम प्लांट में क्या अंतर होता है। एक तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अंतर हो गया, देखो दोनों के दोनों यूकेराइट्स हैं और मल्टीसेलुलर है। ठीक है। लेकिन दोनों का उसमें सेल वॉल पाई जाती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। वो ऑटोट्रॉपिक होते, ये हेटरोट्रॉपिक होते। वो नॉन मोटाइल होते, ये मोटाइल होते हैं, है ना। ये चीज होती मेन। अब जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है किंगडम प्लांटी। ठीक है। अभी तक चल रही थी सबकी रूपरेखा कि होते क्या क्या है, ये बटे कैसे हैं। ठीक है। ठीक है, चलो ये शुरू करते हैं। किंगडम प्लांटी क्या कहलाएगा कि जिसके अंदर सभी प्लांट्स आएंगे, जो कैसे कैसे होंगे, देखो सबका एक बेसिक फीचर होगा कि सभी के सभी यूकेरोटिक होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे और ऑटोट्रॉपिक होंगे। ये तो सबकी खास बात हो गई। अब इनको हम बांटेंगे कुछ भागों में। उससे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। सबसे पहले हमने अभी बताया था नॉन मोटाइल होता है। दूसरा क्या बताया था? ऑटोट्रॉपिक होता है। ये पॉइंट याद रखना, ऑटोट्रॉपिक, सेल्फ मेड फूड नहीं लिख देना कि अपना खाना खुद बनाते, ऑटोट्रॉपिक यूज करना। फिर क्या होता है, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तुम देखना एक कहलाता पॉलन ग्रेन्स कहलाता है, जो परागकण होते हैं। अपन कहते हैं ना मधुमक्खी का होना क्यों जरूरी है, अगर मधुमक्खी नहीं होंगी तो पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने साथ पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके बाद क्या था, मल्टी सेलुलर यूकेराइट्स विथ एन आउटर वॉल, आउटर सेल वॉल एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये पढ़ा था कि मल्टी सेलुलर तो होते हैं लेकिन इनका एक लार्ज एक सेल वॉल भी पाई जाती है और साथ ही साथ इनका एक लार्ज
वैक्यूल होता। वैक्यूल का क्या काम होता है प्रशंसा? बढ़िया। इसके बाद क्या था? कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स इन प्लास्टिड्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं? प्लास्टिड को रखते हैं अपने अंदर, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अब देखो ऑप्शन में अगर तुमको प्लास्टिड भी दिया गया हो और क्लोरोप्लास्ट भी दिया जाएगा तो किसको लगाओगे? क्लोरोप्लास्ट को, जो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है। तो अब देखो, जो अभी हमने कहा कि जो किंगडम प्लांटे होता है वो हमने किस में बांट लिया? 5 भागों में बांट लिया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब देखो, अब ऊपर देखो हमने क्या लिखा है इसमें कि बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ द प्लांट। अब देखो किस किस चीज के क्राइटेरिया में हम इन लोगों को बांटेंगे, क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो एक सा है, सेल वॉल भी एक सी बनी, सभी के सभी यूकोराइट्स। अब इनको बांटे किस में? तो इनको बांटा इनके बॉडी स्ट्रक्चर में। इनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? मतलब इनके पास रूट्स हैं। अब कोई भी प्लांट के 3 भाग होते हैं, रूट्स होती, स्टेम होती और लीव्स होती हैं। मतलब अगर बेसिक देखा जाए, जड़ हो गए, स्टेम हो गया और लीव्स हो गए। तो ये देखेंगे किन किन प्लांट्स के पास पाई जाते हैं। दूसरा हो गया वस्कुलर सिस्टम। आपका वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम कहलाता है कि जो आपने नाम पढ़े होंगे, एक कहलाता है जाइलम और एक कहलाता है फ्लोएम। ठीक है। जाइलम फ्लोएम क्या होता है? जाइलम का काम होता है प्लांट्स के अंतर्गत वाटर और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है। और फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है। ये होता है, इतना सा काम था इनका। तो अब ये वस्कुलर सिस्टम ये दोनों कहलाते हैं। किन प्लांट्स के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? तीसरा सीड फॉर्मेशन। कौन से प्लांट्स होते हैं जो बीज को बना पाते हैं? सभी प्लांट्स बीज को नहीं बना पाते हैं, है ना। तो तीसरा क्या हो गया? सीड फॉर्मेशन। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो 3 कैटेगरी में, 3 क्राइटेरिया को रख के इनका डिवाइडेशन करेंगे। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। सबसे पहला जो हमने बोला वो क्या था? फाइलम थैलोफाइटा। ठीक है। लेट हो गए हो तुम? आज अच्छी नींद आई होगी क्यों? ठीक है। सबसे पहला क्या था? फाइलम थैलोफाइटा, लार्जेस्ट ग्रुप इन द प्लांट किंगडम। ठीक है। ये प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप है, मतलब सबसे ज्यादा वैरायटी इसी में पाई जाती है। सबसे ज्यादा जीव होते हैं प्लांट्स के, वो इसी कैटेगरी के होते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव डिफरेंशिएट बॉडी डिजाइन। मतलब इनकी बॉडी डिजाइन इस प्रकार की होती है ना, आप ये नहीं बता पाओगे इनकी जड़ कौन सी है, इनका स्टेम कौन सा है, इनकी लीव्स कौन सी है। एक प्रकार दिखते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो एल्गी, काई जो होती है। एल्गी को देख के आप नहीं बता पाओगे इसकी जड़ ये है, वो तो चिपक गई तो चिपक गई। ठीक है। ये है प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, ये अधिकतर जलीय जगह पे पाए जाते हैं, एक्वेटिक में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर क्या था? इसमें अलग अलग प्रकार की एल्गी आती है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। इनके नाम याद रखना, एक कहलाती स्पायरोगायरा। ठीक है। और एक एल्गी होती है, इसका नाम भूल रहे हैं, वो स्पेस एल्गी कहलाती है, कि स्पेस में उगाई जाने वाली एल्गी है। क्योंकि इनको कुछ चाहिए नहीं है जीवित रहने के लिए, अपने आप घूमती रहती है। तो जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अपने खाने के लिए इस एल्गी का यूज करते हैं। वो दूसरा नाम है, एक स्पायरोगायरा होती है, इसका यूज किया जाता है। जो आप लोग देखते हो ना बुके वगैरह रहते हैं, जो फूल वाले रहते हैं, वो अपने फूलों को इतने दिनों तक ताजा कैसे रखते हैं? इस एल्गी की मदद से। वो इसका एक कंपाउंड रहता है, उसको बना के इनको जीवित रखते हैं, इस कारण रहता है। ठीक है। तो स्पायरोगायरा, चारा, वॉलवॉक्स, ये याद रखना नाम किसके हैं? थैलोफाइटा या फिर एल्गी के नाम है। तो जितनी भी एल्गीज होंगी वो किसके अंदर आएंगी? फाइलम थैलोफाइटा के अंतर्गत। ठीक है। अगर इसकी बेसिक बात करें तो फाइलम थैलोफाइटा, तो इसमें क्या बताओगे? पहला पॉइंट कि सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। दूसरा क्या बताओगे? डू नॉट हैव डिफरेंशिएट बॉडी डिजाइन। बस इतने से में बात क्लियर हो जाएगी। और तीसरा बता देना इनके एग्जाम्पल। हो गया? अगला है फाइलम ब्रायोफाइटा।
अब ये क्या कहलाते हैं? इनको कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते? बहुत बढ़िया, जो लैंड और पानी दोनों में पाए जाते हैं, है ना, सरवाइव कर सकते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी में भी उगते हैं और जमीन पर भी उगते हैं, तो वो सब किस में आ जाएंगे? फाइलम ब्रायोफाइटा। पहली बात क्लियर हुई? ठीक है। दूसरा चीज, वेस्कुलर टिश्यू अब्सेंट। अब इनकी बॉडी ऑर्गन्स देखो, पहले तीसरा पॉइंट देखो, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनमें रूट्स भी पाई जाती हैं, स्टेम भी पाई जाती है, लीफ भी पाई जाती है। आप इनकी बॉडी को देख के बता सकते हैं कौन सी रूट्स हैं, कौन सी स्टेम है, कौन सी लीव्स हैं। लेकिन इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू अब्सेंट रहता है। वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं रहता है, ठीक है, जिसके कारण ये डेवलप कम रहते हैं। अब देखो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। पहले वाले के में स्ट्रक्चर ही नहीं था, है ना, दूसरे के वाले में स्ट्रक्चर तो है लेकिन जाइलम फ्लोएम नहीं है, लेकिन वो एम्फीबियंस है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? मॉस, मर्चेंटिया, फ्यूनेरिया, स्फेगनम और एंथोसेरोस, है ना। तो कोई भी एक या दो नाम याद रख लो, मॉस और मर्चेंटिया याद रख लो। अपन पढ़ते ना फर्न्स एंड मॉसेस, कभी ना कभी तुम लोगों ने ये नाम पढ़े होंगे, फर्न्स और मॉसेस, जो कहीं भी ऐसे पेड़ जो कहीं भी उग जाते हैं उनको कहा जाता है। तो जो मॉस होता है वो किस में आता है? ब्रायोफाइटा में आता है ना। याद रखना, जो जितना कम विकसित होगा उसको सरवाइव करना उतना आसान होगा। सबसे पहले इसीलिए धरती पर वो बने थे, बैक्टीरियाज बने थे, वो डेवलप्ड नहीं थे, इसलिए वो आसानी से रह गए, उनको नहीं चाहिए ज्यादा चीजें। कहा जाता है पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी लेकिन कॉकरोच तब भी जिंदा रहेंगे। क्यों? इसलिए उनके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है उसके उनके अंदर का, उनको नहीं चाहिए कुछ भी चीज, मतलब उनको स्पेस में भी ले जाओगे वहां भी घूमते रहेंगे, लेकिन इसलिए नहीं ले जाते, अगर वो चले गए गलती से और उन्हें रिप्रोड्यूस कर लिया तो पूरे स्पेस में कॉकरोच ही कॉकरोच होंगे, वहां कौन अपन हिट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है। क्लियर हुआ ये बात कि मॉस और मर्चेंशिया ये दो याद रखना। मेन चीज इसका क्या था कि इनमें बॉडी पार्ट्स तो डिफरेंशिएट होते हैं लेकिन इनके वस्कुलर ऑर्गन्स नहीं पाए, एब्सेंट रहते हैं। क्लियर हुआ? तीसरा है पेट्रिडोफाइटा, नाम बहुत अच्छे रखे, ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तीसरा होगा पेट्रिडोफाइटा। अब जो पहले वाले के अंदर चीज थी कि इनके पास वेल डिफरेंशिएट रूट सिस्टम, रूट, स्टेम और लीव्स, ये तो पाया जाएगा। अब देखना नीचे आएंगे डेवलप्ड करते जाएंगे। दूसरा, इनके अंदर का वस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट रहता है, मतलब इनके पास वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कंडक्शन के लिए चीजें पाई जाती, या सिंपल भाषा में इनके अंदर का जाइलम भी पाया जाएगा और फ्लोएम भी पाया जाएगा। बात क्लियर हुई? लेकिन ये क्या करते हैं? ये सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते। अब कुछ तो कमी निकालनी थी अलग करने के लिए, तो क्या निकाले कि यार तुम अच्छे तो हो लेकिन तुम सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, ये चीज इनकी कमी हो गई, बोले ठीक है अलग कर दो। तो फंस, मर्सिलिया, अजोला इसके अंदर आते हैं। मॉस आते हैं आपके किसके अंदर? ब्रायोफाइटा के अंदर। और फंस किसके अंदर आते हैं? पेट्रिडोफाइटा के अंतर्गत। क्लियर हुआ? तो मेन डिफरेंस इसमें क्या है? 3 पॉइंट्स में देखो। पहला क्या हो गया? इनकी डिफरेंशिएट बॉडी होती है। दूसरा, इनके अंदर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है। और तीसरा क्या हो गया? ये सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते, है ना। अब देखना तुम क्लासिफिकेशन किस हद तक करते हैं हम। हाँ, अलग, क्योंकि ये अंतर हो गया ना कि उस जो मॉस होता है वो वेस्कुलर नहीं पाया जाता, ये बस अंतर हो गया। सरवाइव तो कर जाते वो किसी में भी। तुम देखना जो भी हार्श क्लाइमेट होगा ना वहाँ मॉस और फर्न पाए जाएंगे। जैसे कि जो हिमालयाज की रीजन है जहाँ वेजिटेशन नहीं होती, वहाँ मॉसेस और फर्न जो पाए जाएंगे, ये चीज हो जाती है। ठीक है, किसी को भी डाउट हो बेझिझक पूछना। ठीक है, फाइलम जिम्नोस्पर्म, इसका क्या अंतर रहता है? अब देखो फाइलम जिम्नोस्पर्म ये क्या होता है? सब चीज पहले सबकी खूबियां लिख लो। क्या था अपना? बॉडी स्ट्रक्चर वेल डिफरेंशिएटेड होता है। दूसरा क्या था? ये पेरिनियल एवरग्रीन और वुडी होते हैं, मतलब हमेशा सदाबहार रहते हैं और कठोर लकड़ी के बने हुए होते हैं, जो ये वाले होंगे। तीसरा, ये सबसे ज्यादा सीड तो बनाएंगे
लेकिन कैसे बनाएंगे, बहुत ही प्रिमिटिव और सिंपल सीड्स को ही बनाएंगे, जो बिल्कुल बेसिक फॉर्म होता है सीड का, वो बनाएंगे। इनमें वस्कुलर टिश्यू अपने आप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, सीड बनाएंगे। अब लेकिन इसकी भी खामी निकालना, तो क्या कर दिया कि सीड फॉर्मेशन, सीड्स आर निक्ड नॉट इनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट। इसके सीड ऐसे पाए जाएंगे जिसके चारों ओर फ्रूट नहीं लगा होगा। जो अभी अपन लोग फल खाते हैं, फल के अंदर सीड पाया जाता है, कुछ सीड ऐसे होते हैं जो बाहर रूप में सिर्फ पाए जाते हैं। जैसे कि आपने पाइनस ट्री देखा होगा, मैं फोटो लगाना भूल गया, कभी देवदार का पेड़ देखना, गूगल बाद में करना कि देवदार या पाइन्स का ट्री, जो बड़े बड़े ये सब कहाँ पाए जाते हैं, जो आपका कोल्ड रीजन होता है, कोल्ड रीजन में जो आपके फल लगे रहते हैं वो एक्चुअली फल नहीं होते, लकड़ी के होते हैं, वो सिर्फ बीज अकेले होते हैं, तो वो कहलाते हैं ये, कि ऐसे सभी बीज जिनके बाहर फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है, सिंपल भाषा में, कि इनके पास बीज तो पाए जाएंगे लेकिन उनके चारों ओर फ्रूट की कवरिंग नहीं होगी। सिंपल भाषा में आप उसको नहीं खा सकते, ठीक है, वो सिर्फ पेड़ लगाने के काम आएंगे, ये चीज है, ठीक है। इसलिए इन पेड़ों को कोई बढ़ाता नहीं है, सिर्फ ये यूज होते हैं क्रिसमस ट्री के रूप में, जो आपका क्रिसमस ट्री होता है ना, वो इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पाइनस, एफिड्रा और देवदार और साइकस, ये सभी किसके प्रकार है, फाइलम जिम्नोस्पर्म के, है ना। और इनके ट्रीज कैसे होते हैं, नेक्ड, मतलब इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। अब जो लास्ट वाला आएगा, सिर्फ उसमें ये जो नेक्ड वाला पोर्शन है ना, वो अकेले हट जाएगा। क्या आ गया, फाइलम एंजियोस्पर्म। तो पहले तीन पार्ट बिना देखे बताओ, पहला क्या हो गया, डिफरेंशिएट बॉडी होगी, दूसरा क्या हो जाएगा, वस्कुलर, है ना, वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहेगा, तीसरा सीड बियरिंग होंगे, और चौथा सबसे मेन क्या होगा, इनके जो सीड्स होंगे वो इनक्लोज होंगे विद इन फ्रूट्स। आप जो भी फल खाते हो, चाहे एप्पल हो, टोमेटो, टोमेटो भी एक फल है, याद रखना, है ना, बेचारे के साथ नाइंसाफी होती है, सब्जियों में बेचा जाता है, कम भाव मिलते, ठीक है। और एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है, वो फ्रूट कैटेगरी में नहीं आना चाहिए लेकिन उसको रखा जाता है, दोनों अंतर है। तो सीड इंक्लोज विद इन द फ्रूट्स, ये रहता है। फिर क्या हो गया, इसमें साइज वेरिएशन है इसकी, देखना कि जो सबसे छोटा प्लांट कहा जाता है उसको कहते हैं वॉल्फिया, ठीक है, सबसे छोटे प्लांट का नाम क्या है, वॉल्फिया। कितना साइज होता है, 0.1 सेंटीमीटर। अब सोच लो 0.1 सेंटीमीटर कितना सा होता होगा। इससे लेके एक सबसे लार्ज यूकेलिप्टस प्लांट होता है ना, यूकेलिप्टस का सबने देखा होगा पेड़, है ना, जो 100 मीटर तक की टॉल तक आते हैं, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। पहली बात हो गई। फिर क्या हो गया, जो क्लासिफिकेशन होगा वो किसमें इनका बटा होगा। अब देखो इनके पास सब चीज हो गई है, कि इनके पास एक तो डिफरेंशिएट बॉडी हो गई, वस्कुलर प्लांट हो गए, सीड्स भी पाए जाएंगे और सीड्स भी कवर्ड है, फ्रूट से कवर्ड है। अब इनमें हम कैसे बांटे, अब इसके बाद फाइलम नहीं बटेंगे, लेकिन इन्हीं के दो टाइप पाए जाते, एक कहला जाता है मोनोकॉटलीडॉन, एक कहलाता है डाइकॉटलीडॉन। आप जो चावल खाते हो या ये व्हीट खाते हो, गेहूं खाते हैं, वो सभी क्या होता है, एक बीज से बनते हैं, है ना, तो वो सब क्या कहलाएंगे, मोनोकॉटलीडॉन्स, ठीक है। लेकिन जो आपका रोज होता है, ठीक है, या और कोई सा होता है, जो आपका मेज होता है, वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे, डाइकॉटलीडॉन्स के अंदर। सिंपल समझ लो, मोनोकॉटलीडॉन्स मतलब वन सीड और डाइकॉटलीडॉन्स मतलब दो सीड्स, है ना, दो सीड्स में पाए जाते हैं। ये अलग अलग सब वेरिएशन रहता है, जो उनका फॉर्मेशन रहता है उस समय उनके अंदर सीड्स कितने पाए गए थे, उस पर डिपेंड करता है। तो बस नाम याद रखना और कुछ नहीं, कि मोनोकॉटलीडॉन्स और डाइकॉटलीडॉन्स किसके टाइप्स होते हैं, एंजियोस्पर्म के। तो जो फिर आपको जो भी अच्छे लगते पेड़ पौधे सब इसमें लिख देना, ठीक है। हम सब्जी खा रहे थे तो हमने ये सब लिख दिए थे, है ना, ऐसे याद रख लो। क्लियर हुआ। अब आया दिमाग में कुछ कि होते क्या क्या है। देखो यहीं से था अपना किंगडम प्लांटी से, ये पढ़ लिया था कि ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। चलो यहां से देख लो, आज का जो था उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पढ़ा था हमने कि जो भी हायरार्की डिवाइड होती है किसके बीच, सभी ऑर्गेनिज्म को, उसको हम कितने 7 स्टेजेस में बांटते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इसमें हमने बांटे थे,
ठीक है। अब इसमें भी जब हमने किंगडम बांटे थे तो किंगडम को हमने दो प्रकार से बांटा था। सबसे सिंपल था प्लांट्स और एनिमल्स। दूसरा कौन सा था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर एच विटेकर ने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इतना सा बांटा था। इसके बाद जब हमने मोनेरा को देखा था तो ये कैसे होते थे? सभी के सभी प्रोकैरियोट्स होते थे, है ना। अब प्रोकैरियोट्स होंगे तो यूनिसेलुलर भी होंगे, है ना। और ये हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक दोनों प्रकार के न्यूट्रिशन रखते थे। जो प्रोटिस्टा होगा वो कैसा होगा? यूकेराइट्स होगा। लेकिन एक इसकी स्पेशलिटी होती है कि वो सिर्फ कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है ना। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पैरामीशियम या अमीबा। इसका क्या था? साइनो बैक्टीरिया। नाम जरूर याद रखना एक दो एग्जांपल्स के, ठीक है। तीसरा फिर जो आपका था वो था किंगडम फंजाई, ठीक है। इसमें क्या अंतर बस हमने कर दिया था कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना, और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। बाकी सब वो चलता रहेगा, ठीक है। और इनकी काइटिन की बनी सेल वॉल होती है। फिर किंगडम प्लांटी अभी अपन ने पढ़ा। ये कैसा होता है? सब कुछ पाया जाता है, बस बेचारे हिल नहीं पाते हैं, है ना, नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये इनके था। और ये खाना किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। फिर आता है किंगडम एनिमेलिया। सबसे ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, ये मूव भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है ना। और ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, मतलब दीज ऑल आर हेटरोट्रॉप्स, है ना, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है हमने पढ़ा था फिर किंगडम प्लांटी, ठीक है। इसको हमने कितने भागों में बांटा था? पांच में बांटा था। सबसे पहले देखा था थैलोफाइटा, सबसे बड़ा किंगडम होता है। अब देखो तीन क्राइटेरिया चलेंगे, कौन कौन से? बॉडी स्ट्रक्चर, वस्कुलर सिस्टम और तीसरा सीड्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो इनमें ना बॉडी स्ट्रक्चर होता, ना वस्कुलर सिस्टम, ना सीड फॉर्मेशन, ठीक है। पहली बात तो इनमें सबसे सिंपल आते, तो जितनी भी एल्गीज होती हैं वो सभी के सभी इसके अंतर्गत आती है। तीन एल्गी होती मेनली, ग्रीन, रेड और ब्राउन, ठीक है। इसके बाद था फाइलम ब्रायोफाइटा। और सबसे ज्यादा प्लांट्स किसके अंतर्गत आते थे? थैलोफाइटा के अंदर, क्लियर। इसके बाद देखा था हमने क्या? ब्रायोफाइटा। ये क्या होता था? एम्फीबियंस इनको कहा जाता था प्लांट किंगडम के। वस्कुलर टिश्यू इसमें हमेशा अब्सेंट रहेगा, ये चीज याद रखना। तो जब वस्कुलर टिश्यू नहीं होगा तो सीड की तो बात ही छोड़ दो, है ना। ये चीज होती थी। लेकिन इनके पास स्ट्रक्चर होता था, मतलब रूट, स्टेम, लीव्स सब पाए जाते थे। और मॉस, मर्सेंशिया ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो मॉस किसके अंतर्गत आती है? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। इसके बाद था पेट्रिडोफाइटा, ठीक है। वेल डिफरेंट, इसके पास बॉडी स्ट्रक्चर भी होता था, वस्कुलर सिस्टम भी होता था, लेकिन ये सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता था। तो इसके अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल क्या था? आपके फंस या मर्सेलिया। फिर आया था जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या करता था? एक बॉडी स्ट्रक्चर हमको देता था, साथ ही साथ क्या करता था? एक मिनट, हाँ ठीक है, वस्कुलर सिस्टम होता था। और तीसरा क्या था? सीड बनाता था, लेकिन कैसे सीड? नेक्ड, मतलब जिसके पास फ्रूट की कवरिंग नहीं होती थी। और इसमें क्या आ जाएगा? साइकस, पाइनस, एफिड्रिया या देवदार, देवदार का पेड़ याद रखना। और लास्ट हो गया फाइलम एंजियोस्पर्म। सब कुछ पाया जाएगा जिसके सीड्स भी क्या होंगे? फ्रूट्स से कवर्ड होंगे। ये सिर्फ इसमें अंतर होता है, ठीक है। और इनके दो टाइप होते थे, मोनोकॉटलीडॉन और डाइकॉटलीडॉन्स, ठीक है। इतना हमने पढ़ा। अब एक बार अपना रिवाइज करो, देखो थोड़ा बहुत जो भी लिखा एक बार देखो, बस 5 मिनट, है ना।
ठीक है, शुरू करें। देख लिया? कोई डाउट किसी को? देखो डाउट हो तो बिल्कुल पूछना, सामने वाले के उसमें नहीं रहना कभी कि इससे बन रहा हमसे नहीं बन रहा तो क्या लगेगा। सब सीखने आए हैं, और पहले ही बताया था कि अब पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, अब मेरिट में आने के लिए पढ़ना है। पोस्ट कम रहती है और रहती अच्छी है पोस्ट, इसलिए कम रहती है ना। तो अपने बेसिक्स को अच्छा करो। बेसिक्स अच्छा हो जाएगा ना, चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा आप उसमें एज ले जाओगे। लेकिन अगर बेसिक, वो कहते ना कि अगर बेसिक्स अच्छा नहीं होगा ना, ट्रिक्स जितनी भी लगा लोगे कहीं ना कहीं स्टेप में जाके आप वो हो जाओगे डिसबैलेंस। इसलिए बेसिक्स पे ध्यान देना ज्यादा से ज्यादा, इसमें नहीं हर सब्जेक्ट में, है ना। चले आगे बढ़े, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट था किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। अब पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के जानवर। प्लांट्स तो बहुत अच्छे थे, बेचारे सिर्फ 3 चीजों में कटते थे। ये होते, जितनी कैटेगरी है उतनी कम है इनकी, तो वो भी बहुत ही लिमिटेड लिखा है क्योंकि हमको बहुत ही ज्यादा नहीं, सिर्फ बेसिक्स नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करना जितनी भी फाइलें में, 10 फाइलें में, क्योंकि इसके पहले तो नाम ही याद रखना, इसके टफ है, नाम याद रखना, और सबकी एक दो कम से कम फीचर्स याद रख लेना। 2 फीचर्स पता होंगे, आगे का कर लोगे, ठीक है। तो ये क्या है कि लार्जेस्ट ऑफ द 5 बायोलॉजिकल किंगडम्स, जितने हमने बायोलॉजिकल किंगडम्स अभी देखे, पांचों के पांचों मोनेरा प्रोटिस्टा, उसमें सबसे बड़ा किंगडम कौन सा होता है? किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। कंप्राइजेस ऑल एनिमल्स विच आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, वो सभी एनिमल्स इसमें आते हैं जो कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर भी और यूकैरियोट्स भी। ये बात क्लियर हुई। फिर क्या था? अनलाइक प्लांट्स एनिमल लैक क्लोरोफिल एज वेल एज सेल वॉल, ना इनके पास क्लोरोफिल होता है ना ही इनके पास सेल वॉल पाई जाती है। ये इनके बेसिक फीचर्स हैं। फिर क्या था? ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाने को प्राप्त करते हैं। ये सब बेसिक चलेगा, सभी एनिमल्स के लिए लागू होता है। क्लियर हुआ? फिर इसमें देखो हमने कहा कि इसके फाइलम 10 होते हैं, ठीक है। तो 10 में से कुछ जो सबसे मेन है पढ़ेंगे हम सबको, जो सबसे मेन है वो फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो पॉरीफेरा, सिर्फ नाम देखो अभी, पॉरीफेरा, कॉलेंटेट्रा, प्लेटिहेलमिन्थेसिस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्नोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। नाम से बिल्कुल नहीं घबराना है, पूछा जाता है सिर्फ क्या, एक ही दो, और वो भी इनके बीच का, लेकिन सबकी नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए एक वो दे रहे हैं, जनरल व्यू दे रहे हैं, ठीक है। ये 9th क्लास का टॉपिक है, दिखने में जितना कठिन है उतना ही सिंपल, ठीक है। नाम पे मत जाना, नाम तो कुछ भी रख लो, ठीक है। मेन चीज है कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। चलो, तो पहली जो आ गई है वो है, इसलिए मैं इसमें फोटो लगा के आए कि पता रहे कि है क्या चीज, ठीक है। देख रहे ना, फाइलम पोरीफेरा, सबको पता होगा पोर्स मतलब क्या होते हैं? छेद होते हैं, है ना, होल्स को कहते हैं पोर्स। तो इनका नाम इसलिए रखा गया फाइलम पोरीफेरा या स्पंज। स्पंज वाले जितने भी जीव आते, एक तुम लोग निक में देखते होगे, स्पंज बॉब आता था कोई स्क्वायर शेप का, पता नहीं नाम, ऐसी कुछ नाम था उसका, है ना। तो वो इसी को देख के बनाया गया था, वो भी पानी में रहता था। स्पंज बॉब को याद आता है, उसके साथ एक स्टारफिश बनी रहती थी, उसका दोस्त दोस्त था, वो दोनों इसी को लेके बनाए गए थे। सोचो वहां के कार्टून कितने साइंटिफिक होते, ठीक है। तो पोरीफेरा था, वो यही कहलाता है, ठीक है। स्पंजेस होते हैं इस प्रकार के, इनने तो बता दिया जो ये बीच बीच के बने वो स्पंजेस रहते हैं। ये तो पहली चीज क्या हो गई कि पोरीफेरा का मतलब होता है जिनकी बॉडी में होल्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ठीक है। दूसरा, ये नॉन मोटाइल होते हैं, वो तो घूम लेता था लेकिन असलियत में ये घूम नहीं पाते हैं, एक जगह टिके रहते हैं, पहली कंडीशन हो गई। दूसरा, ये मल्टी सेलुलर तो होंगे लेकिन कैसे होगा? हार्ड आउटर स्केलेटन, इनका जो ढांचा होगा वो बहुत ही कड़क होगा। याद रखना, जो चीज एक ही जगह ठहरी रहेगी ना वो कड़क बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख लो। पहला पॉइंट क्या हो गया? इनकी बॉडी में होल्स पाए जाते हैं। दूसरा, ये चल नहीं सकते, है ना। और तीसरा क्या हो गया? हार्ड आउटर स्केलेटन। बस इतने कर लो मेन चीज। फिर क्या हो गया इसका अगला? देखो वही लिखा, पोरस बॉडी, लैक डिफरेंशिएशन इनटू हेड एंड टेल।
इनका ये नहीं पता इनका सिर कौन सा है, इनकी पूंछ कौन सी है। मतलब जैसा अपन लोगों ने थैलोफाइटा में देखा था ना कि हम नहीं बता सकते थे इसके रूट्स क्या है, स्टेम्स क्या है, इसी प्रकार से इसमें नहीं बता पाते कि इसके टेल क्या है, इसका हेड क्या है। फिर क्या था, अगर ये चीज नहीं है तो इनका डेवलप्ड ऑर्गन्स भी नहीं पाए जाएंगे बॉडी में, ठीक है। और ये अधिकतर कहां पाए जाएंगे, मरीन हैबिटेट्स में, ठीक है, जलीय जीव होते हैं। तो बस नाम याद रखो, स्पॉन्जिला साइकॉन। सिर्फ इसके 3 पॉइंट्स देख लो, कौन कौन सा, बॉडी में पोर्स पाए जाएंगे, ये नॉन मोटाइल होते हैं, और तीसरा हार्ड स्केल्टन के बने होते हैं, और चौथे में इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। क्लियर हुआ। याद इतने इतने ही रखना है क्योंकि है बहुत सारे जो सबके सबसे बेसिक फीचर है, मेन फीचर है, वो बस देखना है। इसके बाद जो अगला आता है वो क्या होता है, फाइलेम कॉलेंटेट्रा, ठीक है। ये क्या बताता है, अब देखो जब कुछ नहीं पता हो तो एक चीज याद रखना, जितने बेसिक होंगे वो सभी के सभी पानी में पाए जाएंगे। तो ये भी कहां पाया जाएगा, पानी में। देख अच्छा रहा, ठीक है। एक्वेटिक और मोस्टली मरीन होते हैं, ठीक है। खतरनाक है, इसका मुंह बना ये, ठीक है, ऐसा उल्टा रखा है इस प्रकार से, ये पक्का इसका मुंह है लेकिन, ठीक है। सिमेट्रिक कैसी होती है, रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल कैसा कहलाता है, जो आपका स्टार होता है, ये ऐसा होता है स्टार, ठीक है। तो स्टार को चाहे यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से चाहे यहां से, सब जगह से एक सी बॉडी होगी इसकी, होगी। तो इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। एक कहलाता बायोमेट्रिकल सिमेट्रिकल, कि जैसा आपका लेफ्ट साइड जैसे अपनी बॉडी है, जैसी लेफ्ट साइड है वैसी राइट साइड है ना, इस प्रकार से ये कहलाता है रेडियल सिमेट्रिकल। चाहे ऊपर लेफ्ट साइड अप डाउन सब जगह एक प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, रेडियल सिमेट्रिकल। तो ये कैसे होंगे, रेडियल सिमेट्रिकल होंगे। हॉलो बॉडी कैविटी, बाहर से पूरा कवर्ड दिखेगा लेकिन अंदर से पूरे खोखले होते हैं, ठीक है। कैसे होगी इनकी, हॉलो बॉडी कैविटी। फिर क्या हो गया, कैन बी कॉलोनियल। आपने कोरल रीफ सुना होगा, कोरल से सुने हैं ना, है ना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति। कोरल्स पाए, जैसे अपना लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड्स पूरा कोरल्स में बना हुआ है ना। तो ये चीज याद रखना। तो कोरल्स या तो ये कॉलोनी बना के ग्रुप में रहते हैं या तो अकेले भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इनको, इसके एग्जाम्पल क्या होगा, हाइड्रा या जेलीफिश। जेलीफिश सबने देखी होगी, अच्छी सुंदर सी दिखती है, चमकती रहती है ना। और हाइड्रा, ये हाइड्रा का है, ठीक है। ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मेन चीज क्या हो जाएगा, एक तो एक्वेटिक होंगे, इनकी बॉडी कैसी होगी, रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, इनकी बॉडी हॉलो रहेगी। और सबसे अच्छा इसका एग्जांपल याद रखना, कोरल्स, ठीक है। मतलब ये कॉलोनी में भी रहते हैं और अकेले भी रहते हैं, इस प्रकार के रहते हैं। ये किसके अंदर आएंगे, और कॉलन टेट्रा। कॉलन टेट्रा से कॉलोनी याद आ जाएगी, कॉलन टेट्रा से कोरल याद आ जाएगा, ठीक है। और जैसे कोरल याद आया सब कुछ लिख देना। क्लियर हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो आपकी जेलीफिश होती है वो किसके अंतर्गत आती है ना, कॉलन टेट्रा। जेलीफिश इज नॉट अ फिश, पहली बात है ना, वो क्या है, कॉलन टेट्रा है। ये आ गया कैचुए, कैचुए नहीं है, ये है फ्लैटवॉर्म्स। ये आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जब कहते हैं खुद ज्यादा मीठा खा लो तो पेट में कीड़े हो गए, यही वाले कीड़े होते हैं, ठीक है। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेसिस, इसको इयररिंग्स मत समझना, ठीक है। तो ये फ्लैट वॉर्म्स बने हैं, ठीक है, टेप वॉर्म सॉरी। इसको फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी बिल्कुल चपटी हुई होती है, दिख जरूर रही है थोड़ी लेकिन चपटी है पूरी, है ना। फ्लैट वॉर्म्स इनको कहा जाता है प्लेटीहेलमिन्थेसिस, है ना। हैबिटेट क्या होता है, एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स मतलब क्या है, ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। फाउंड इन वेरियस एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। जब आपको पेट से रिलेटेड बीमारी होती है तब ये वाले कीटाणु उसमें बन जाते हैं, और बहुत सारी मात्रा में। अगर आप उसकी फोटो देख लोगे ना, असल में घबरा जाओगे। वो तो हम दवाई खा लेते तो सही हो जाते,
तो सबसे ज्यादा इसके कारण होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, डोर्सो वेंट्री फ्लैटेंड बॉडी, मतलब इनकी बॉडी कैसी होती है, पूरी फ्लैट होती है, बस इतनी चीज याद रखना। ठीक है, फ्लैट शेप में पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल सिमेट्रिकल, जैसी बॉडी लेफ्ट साइड की होगी वैसी बॉडी राइट साइड की होगी। ठीक है, ये इनकी मेन चीज होती है। फिर क्या था, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये वाला पॉइंट इसका याद रखना। अभी अपन लोग पढ़ते थे ना कि डबल लेयर मेम्ब्रेन होती थी माइटोकॉन्ड्रिया में, 2 लेयर। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब होता है जिसकी ऊपर 3 लेयर चढ़ी हुई हो सेल्स की। ठीक है, ये चीज होती है ट्रिपल लेयर जिसमें पाई जाएगी। अब देखना जितने भी नीचे नीचे आते जाएंगे ना, सब में 2 चीजें कॉमन होती जाएंगी, वो सभी के सभी बायलेटरल सिमेट्रिकल होते जाएंगे और साथ ही साथ क्या होते जाएंगे, ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखना। कभी कुछ नहीं बन रहा हो तो ये पॉइंट्स हमेशा बताना कि ये सब कैसे होते, ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलेटरल सिमेट्रिकल। कहां से, प्लेटीहेलमिन्थेसिस से। लैक ऑफ ट्रू कोलम, कोलम कहलाता है इंटरनल कैविटी, इंटरनल कैविटी जो अपने बॉडी के बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, इनकी बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इनके अंदर ट्रू कोलम नहीं पाया जाता, तब भी लोग सांस लेते हैं, है ना, उसकी चिंता नहीं करना। तो क्या होते हैं, टेपवर्म और प्लेनेरिया, ये दोनों इसके एग्जाम्पल होते बहुत सारे टेपवर्म जो अपनी बॉडी के अंदर पाया जाता है, इसलिए हमने इसका नाम लिखा है। तो अगर बेसिक पूछा जाए तो इसके क्या बताओगे, बिना देखे बोर्ड में बताओ। आस्था कौन है, आस्था, हाँ हाँ आस्था, हाँ देख लिया, अब रहने दो। क्या था, हर्ष, अंकुश, अंकुश, सिर्फ ये बताओ कि इसमें तुम क्या बताओगे, अगर तुमसे वो प्लेटीहेलमिन्थेसिस होता क्या है। ठीक है, वेरियस एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे, उनके अंदर, है ना। ठीक, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, अपन भी जानवर ही है ना। फिर सबसे पहले देखो एक चीज तुम लोगों को सिखाएं ट्रिक, इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इनका एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जैसे कि अभी अपन ने कॉलन टेट्रा पढ़ा है ना, या सबसे पहले पॉरीफेरा पढ़ा था, पॉरीफेरा में सीधे याद आ गया स्पंज, स्पंज में वो होते हैं। तो अब हमने बता दिया कि इसका स्पंज कैसा रहेगा, छेद होंगे उसकी बॉडी में। दूसरा हमने बता दिया वो एक जगह पे ठहरा रहेगा। अब जो चीज एक जगह ठहरी रहेगी वो कड़क हो जाती है, तो उसकी हार्ड बॉडी हो जाएगी। और ये सभी पानी में पाए जाते हैं, तो कैसे होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स। हो गए अपने आप 4 पॉइंट्स। दूसरा हमने भी तुमको कौन सा बताया, कॉलन टेट्रा। कॉलन टेट्रा का एग्जाम्पल क्या था, कोरल रीफ्स, है ना, जेलीफिश है, कोरल्स। तो कोरल्स से याद रख लो, कोरल्स कैसे रहते हैं, हमेशा कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, दूसरा आपने क्या बताते, वो अंदर से खोखले रहते हैं, तो हॉलो रहते हैं। ठीक है ना, और रेडियल सिमेट्री उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तीसरा इसी प्रकार से आ गया प्लेटीहेलमिन्थेसिस, जिसको फ्लैट वॉर्म्स की कहती है ना, किसी के ऊपर प्लेट रख दो तो वो चपटा हो जाता है ना, तो अपना फ्लैट हो गए। तो ऐसे अगर प्लेटीहेलमिन्थेसिस का क्या हो गया, फ्लैट फ्लैट क्या होगा, फ्लैट वॉर्म्स होगा। अब फ्लैट वॉर्म्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि इंसान की बॉडी के या एनिमल्स की बॉडी के अंदर पाए जाएंगे। दूसरा, इनकी बॉडी कैसी होगी, फ्लैट होगी। तीसरा क्या बता दिया कि बायलेटरल सिमेट्रिकल, लेफ्ट साइड और राइट साइड एक समान होगी। और चौथा इसका क्या बता दिया, ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते है। सिंपल, ये बस देखने में कठिन लगता है, बहुत ही सिंपल। ये सिंपल नहीं है, कठिन है। ठीक है, राउंड वॉर्म, ठीक है, राउंड वॉर्म्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी शेप होती। अभी तक आप देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, उसकी बॉडी चपटी होती थी। अब थोड़ा सा इनको 3D शेप में ले आओ, अभी 2D में थे, फ्लैट हो गए, अब 3D में आके क्या हो जाएंगे, राउंड हो जाएंगे, तो सिलेंड्रिकल बॉडी शेप होगा। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो बोला था ये पॉइंट तो कॉमन चलेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगले चीज क्या होती है, मैनी पैरासिटिक एंड कॉजेज डिसीज, इनके कारण बहुत सारी डिसीजेस हो जाती बॉडी में। जैसे कि तुमने सुना होगा हाथी पांव हो जाता, किसी का पैर फूल जाता है,
तो वो इन्हीं के कारण होता। क्या होता है? एलिफेंथिसिस या एस्केरिसिस, ये बीमारियों के नाम है। तो किसके कारण होते हैं वो? फाइलम निमेटोडा, जिनको हम क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मेन चीज याद करना है, 2D से 3D में बदल गए। टेप वॉर्म याद हो गया, फ्लैट वॉर्म याद हो गया, तो ये भी याद हो जाएगा। नेमेटोडा में बस क्या कर दिया, इनको सिलेंड्रिकल इन्होंने शेप ले लिया, और बायलेटरल, सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक, बस। और एक चीज याद रखना, ये डिसीजेस को कॉज करते हैं। कौन से डिसीजेस? पैरासिटिक डिसीजेस। पैरासिटिक जो आपकी बॉडी के अंदर होती है। बस एक याद रखना, एलिफेंथिसिस। क्लियर हुआ? इस प्रकार से कुछ नहीं है, बस इनने अपनी बॉडी को चपटे से गोल बना लिया। ये इनकी खास बात है ना? अच्छी वाली बीमारी करते हैं। अच्छी तो बिल्कुल नहीं है ना? एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? एस्केरिसिस और व्यूचेरिया। ये आ गई जोंक। पहले इससे लोग डरते थे, आजकल इसका, जब ग्वालियर हम आ रहे थे तो एक तुम लोग क्या वो है हेल्थ का कोई अच्छा सा, पता नहीं, तो वहां पे इसकी फोटो लगी खूब सारे, मतलब जाने क्या है। फिर बाद में देखा इससे ट्रीटमेंट होता है कि जो बालों के स्कैल्प के लिए, लोगों के बाल झड़ रहे हैं तो उनके सिर पे ये लगाई जाती जोंक, कि जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको खींचे। जिसके चेहरे पे दाग है उसको हटाने के लिए लोग सब लगवा लेते हैं, सोचो। हाँ, पैरों में लगाते हैं। तो मतलब आयुर्वेद में चलता था, आजकल तो हर चीज चल रही है। जड़ी बूटी वाला आदिवासी तेल चल रहा है ना? उसकी अलग ही कहानी चल रही। तो इस प्रकार से ये चीजें हो रही। तो अब देखो, एनेलिडा का मतलब समझो सीधे सीधे केंचुआ। ठीक है, सेगमेंटेड वॉर्म्स, ऐसे वॉर्म, ऐसे कीड़े जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं क्या? एनेलिडा। अब देखो इनमें क्या था, इसका कॉमन नेम होता है सेगमेंटेड या रिंग वॉर्म, जो जिनको खतरा देख के वो अपने आप गोल हो जाते हैं। कैंची को कभी छू के देखना, वो कोशिश करेगा अपने आप को छोटा करने की, वो सोचता है कि हम दिख नहीं रहे हैं। है ना? तो ये चीज होता है। तो सेगमेंटेड सिलेंड्रिकल बॉडी, इनकी सिलेंड्रिकल तो होगी। अब देखो हमने कहा था ना, नीचे आते जाएंगे तो इनका डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। सेगमेंटेड बॉडी होगी, सिलेंड्रिकल तो होगी, लेकिन साथ ही साथ कैसी होगी? सेगमेंटेड। मतलब ये कहा जाता है कैचुए को आप 10 बार काट दोगे तो भी उसके 10 पार्ट जिंदा रहेंगे, ऐसी उसकी बॉडी रहती है। कि कैचुए को कभी देखना, गलती से कोई दरवाजे चप्पल पे आ जाए तो उसका आधा भाग चलता रहेगा, और वो दोनों साइड से चलता है, देखना। इस साइड से छोगे, मतलब लेफ्ट राइट दोनों होता। गाड़ी का सिस्टम यहीं से आया, है ना? तो बायलेटरल, सिमेट्रिकल और तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब इसमें सिर्फ नया फीचर क्या जोड़ा है इनका? सेगमेंटेड, पहली चीज। दूसरा क्या जोड़ा? ट्रू बॉडी कैविटी। अब इनके अंदर बॉडी बनना शुरू होने लगती है, धीरे धीरे छोटे छोटे ऑर्गन्स बनना शुरू होने लगते हैं। ठीक है, हैबिटेट कहाँ का पाए जाते हैं? मरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, जहां भी पानी मिला वहां ये पाए जाएंगे, है ना? थोड़ा पानी बरसा केंचुए आ गए। और इनको फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है, पता है ना क्यों कहा जाता है? डिकम्पोज करते हैं, और हाँ, इंक्रीज कैसे करते हैं? बढ़िया, इसी को कहते हैं सेल्फ प्लगिंग करते हैं। मतलब ये मिट्टी में घूमते रहते हैं तो मिट्टी को तोड़ते रहते हैं, और जितनी ज्यादा मिट्टी टूटेगी उतना ज्यादा वो पानी को, न्यूट्रिएंट्स को रिटेन कर पाएगी। ये रहता है ना? ये चीज रहता है, इसलिए इनकी ब्रीडिंग तक करी जाती है, इनको पाला जाता है। इतने सारे केंचुए देखना कभी। ठीक है, अर्थवॉर्म और लीच ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, है ना? तो इसका मेन चीज बस क्या रखना, सेगमेंटेड पाया जाता है, कि इनको हम डिवाइड कर सकते हैं इसके बॉडी को, है ना? ये चीज होती है। और दूसरा, ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। तो एनेलेडा में कुछ भी याद रहे ना रहे, अर्थवॉर्म याद रखना, पूरा लिख लोगे बना के, है ना? कैचुए को सोचना, जो याद आए लिखते जाना, ये नहीं लिखना चिपचिपा होता है। अगला जो आ गया वो क्या है? अर्थोपोडा, है ना? अर्थोपोडा का मतलब ही होता है ज्वाइंटेड लेग्स। ऐसे एनिमल जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं उनको कहते हैं। इंसानों में जुड़े हुए थे तो उसको बीमारी कहते हैं, जिसके पैर जुड़े हुए होते हैं, है ना? लेकिन जानवरों में होते हैं, है ना? तो अर्थोपोडा,
अर्थोपोड मतलब होता है ज्वाइंटेड लेग्स कैरेक्टराइज्ड बाय द ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, जो आपके नीचे के भाग रहते हैं वो क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ये एनिमल किंगडम का भी सबसे बड़ा फाइलम है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि उसका फाइलम सबसे बड़ा कौन सा था प्लांट किंगडम का, थैलोफाइडा, है ना। ऐसे ही एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। इसमें देखो क्या आता है, सबसे पहले जो आपकी बटरफ्लाई होती है, मॉस्किटो होती है, हनी बी होती है, ये सभी इसी के अंतर्गत आती है। पहले चीज क्लियर हो गई कि तितली होती है वो ये आती है। इसमें क्या क्या इनका रहता है कि इनके जो ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं और इनके पास एक एक्सोस्केलेटन होता है। सेगमेंटेड बॉडी सब में चलेगी, है ना। बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक ये सब चलेगा। अब एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, तो क्या जुड़ गया, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, मतलब ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाएंगे इनके पास। और साथ ही साथ एक्सोस्केलेटन होगा, इनकी बॉडी का एक ढांचा होगा। ठीक है, अभी तक जो थे उनकी बॉडी में स्केलेटन नाम का कुछ नहीं था, वो सभी ऐसे रबड़ जैसे होते हैं। कभी देखना कि इसका कोई का ढांचा नहीं मिलेगा, लेकिन जो बोन का स्केलेटन होता है ना वो इसमें पाया जाएगा, भले ही छोटे रूप में होगा लेकिन पाया जाएगा। फिर इनके ऑर्गन्स अब क्या होंगे, डिफरेंशिएट होना, अलग होते जाएंगे। आप देख सकते हो कि किसी के उसके पैर क्या है, उसके पंख कौन से हैं, है ना, ये सब इसमें दिखने लगेगा। अगली चीज क्या है जो मेन है इसकी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा जिसमें कि ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाएंगे, मतलब इनके पास ब्लड होता ही नहीं है। मच्छर खून चूसता है वो अपना रहता है, मच्छर का खुद का नहीं होता कभी खून, है ना, वो सिर्फ ब्लड बैंक में रखता है। जब मच्छर मर जाता है देखते ना खून खून हो गया, वो उसका नहीं रहता, वो अपने ही खून रहता। ठीक है, ये होता है। फिर स्पाइडर, बटरफ्लाइज, मॉस्किटोस ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो एग्जाम्पल बस याद रखना इसके। तो मेन चीज क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा में कुछ याद रखो ना रखो, ये कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स एनिमल। क्लियर हुआ। और दूसरा पॉइंट अगर याद रखना तो याद रखना इनके पास कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखना, हो जाएगा। इसके बाद आता है फाइलम मोलस्का। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे जो एनिमल्स है वो डेवलप्ड होते जा रहे हैं। देखना तुम हर चीज में देखना कुछ ना कुछ जुड़ता जा रहा है। इसमें क्या हो गया, बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक पॉइंट कॉमन है ना। ऑर्गन्स भी डेवलप्ड हो गए अब इनके अंदर। इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा जो पिछले वाले से ज्यादा डेवलप्ड होगा। बस इतना होगा, मतलब इसमें जो ब्लड वेसल्स होंगे ना वो डेवलप्ड होना शुरू हो जाएंगे, बस इतना होगा अंतर, है ना। तो इसमें क्या कहेंगे, स्नेल्स और ऑक्टोपस। तो मोलस्का से याद रख लो, ऑक्टोपस का नाम है एक मोलस्का, है ना, मोलस्का नाम का एक ऑक्टोपस है, तो फिर आप लोग लिख लोगे। ये मत लिखना स्नेल के नाम से बहुत स्लो चलते हैं, स्नेला के लिए वो स्लो चलता है ना, टाइटल तो ऐसी बदनाम है। फिर हो गया फाइलम एक्नोडर्मेटा। सिर्फ नाम सुनो इनके बारे में कम ही कम, बस एग्जांपल और एक फीचर याद रखना, लेकिन पढ़ने को है तो पढ़ना तो सभी है। स्पाइनी स्किन, ऐसे सभी जानवर जिनकी बॉडी में कांटे लगे होते हैं, स्पाइनी स्किन होती है, उनको कहते हैं क्या, एक्नोडर्मेटा। सिर्फ पहला पॉइंट कर लिया। दूसरा इसका याद रखना वही हो गया, रेडियल सिमेट्री और ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं। कॉलम पाया जाता है इनकी बॉडी में, कैविटी छोड़ दो। कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है। ये इतने कड़क क्यों होते हैं, मतलब जो कांटे होते हैं ना इनकी बॉडी में वो क्यों होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन पाया जाता है और ये फ्रीली घूमते रहते हैं। जो आपकी स्टारफिश होती है वो इसी के अंतर्गत आती है। मतलब क्या हो गया, स्टारफिश इज नॉट अ फिश। कभी आ जाएगा इनमें से फिश कौन सी नहीं है, तो ना जेली फिश होती है ना स्टार फिश होती है ना, बस उनके नाम पे फिश लगा है। ये क्या होते हैं, एक्नोडर्मेटा। तो इस वाले से क्वेश्चन सिर्फ यही आता है अगर आएगा भी कि एक्नोडर्मेटा इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है। चार नाम दे देंगे चार प्रकार की फिश के, तो बता देना कौन सा होगा, स्टार फिश होगा। क्लियर। तो इसकी सबसे मेन चीज क्या हो जाएगी, बस
स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं। एक चीज बस याद रखना, बाकी पॉइंट्स तुम लोग खुद लिख लोगे कि रेडियल सिमेट्री होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, है ना। सभी पानी में पाए जाएंगे अभी तो, बस ऊपर वाले को छोड़ के, अर्थोपोडा को छोड़ के। ठीक है, ये खतरनाक है, मैं आज तक नहीं देखा कहाँ पे पाया जाता है बोलते, लेकिन जो सबसे गहरा तल होता है समुद्र का वहां ये पाए जाते हैं, ये वाले। ठीक है, इनका क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक एनिमल्स, ये वॉर्म्स जैसे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, बस देख लो क्या होता है अंदर इसमें। इन अभी तक जो थे उनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था, अभी तक हमने जितने पढ़े उसमें कहीं भी रेस्पिरेशन का नाम नहीं आया। ये रेस्पिरेशन शुरू करते हैं किससे, गिल्स से, बस ये होता है। और इनमें मेल फीमेल का आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अभी तक थे उनमें आप नहीं कर पाते थे, सब एक से पाए जाते थे, है ना, ये था अंतर। और वो ये सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक और जो कोलिमोनेट कहलाते हैं, मतलब जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। मॉस्किटोस मेल फीमेल्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, जो उनके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं ना वो पूरे डेवलप नहीं होते। जैसे इंसान की बॉडी में आप बता सकते हो ना कि मेल है कि फीमेल है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं मेल फीमेल को, ये चीज। तो इसमें इसलिए कहा गया है कि इनमें जो आपके बॉडी के होते पार्ट्स होते वो अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, तुम्हें ये पता कि जो मेल मॉस्किटो है वो काटते नहीं है, एक ये डिफ्रेंशिएट किया जाता है उसमें। मतलब जो मॉस्किटो में बता रहे हैं कि जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो नहीं काटते, सिर्फ फीमेल मॉस्किटो काटती है, ये होता है, डिफ्रेंसिएशन है। तो इस प्रकार से बांटा गया है। तो मतलब बस ये समझो कि जिनके बॉडी पार्ट्स को ज्यादा डेवलप होते, जो डायरेक्टली आपको शो कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन, उसको बस दिखाया गया है ना। फिर क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि आपके फ्रॉक्स वगैरह होते हैं, एग्जांपल बता रहे फ्रॉक्स का। फ्रॉक्स फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं, जो मेल फ्रॉक्स होते हैं वो पानी में अपना स्पर्म छोड़ देते हैं, फीमेल फ्रॉक्स उनको एग से करके और वहीं पे वो डेवलप होते हैं, उनके पेट के अंदर डेवलप नहीं होते हैं बच्चे, पानी में ही बच्चे डेवलप होते हैं। ये कहलाता क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब आपका जाइगोट एक एम्ब्रॉय में एक्सटर्नली डेवलप होता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो नाम बहुत ही कठिन है, हमें भी याद नहीं हुए, बस देख लो। ठीक है, बेलेंगोलस, ठीक है छोड़ो। तो प्रोटोकॉर्डेटा, बस एक चीज इसकी याद रखना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो तो गिल्स के थ्रू ये अपने आप को जीवित रखते हैं, रेस्पायर करते हैं। ये है लास्ट वाला जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं, नाम क्या है इसका, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, वही पॉइंट चला था, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का कोलोमिनेट होता है, मतलब ट्रू बॉडी कैविटी होती है, सभी ऑर्गन्स वेल डिफाइंड होते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी तक जो चल रहा था वो कैसा था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका कैसा रहता है अपना, क्लोज्ड रहता है पूरा। फिर इसके सब फाइलम होते हैं, फाइलम की भी कैटेगरी बढ़ती है, सब फाइलम, उसमें से एक कैटेगरी होती है जिसका मतलब होता है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब मेन चीज होती है जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है, हम सभी की बॉडी में पाई जाती है ना। तो उसमें से बहुत सारे फाइलम होते हैं, जो हमको पढ़ना है वो कौन सा है, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स का मतलब होते हैं जिनके पास वेल डेवलप्ड क्या होता है, हेड होता है और कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो अब वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि किंगडम, फाइलम, फिर क्लास, क्लास आता था। अब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो 5 क्लास में बटे होते हैं, सिर्फ इसी अकेले को पढ़ना क्योंकि इसमें ह्यूमंस आते हैं। तो पहली क्लास होती है, सब तुम लोगों ने पढ़े हैं, सिर्फ उनको हम वो कर रहे हैं, साइंटिफिक भाषा में कह रहे हैं। पहली है क्लास पीसिस, पैसिस मतलब होता है मछलियां, अगर सही भाषा में बोले। ठीक है, तो अब मछली की सब खासियत बता दो। एक जलीय जीव होती है, एक्वेटिक होती है। दूसरी खासियत क्या हो जाएगी, इनकी बॉडी में स्केल्स या प्लेट्स पाए जाते हैं, मछली की बॉडी में स्केल्स बने रहते हैं, ये हो गया। गिल्स होती है, रेस्पिरेटरी, हाँ ठीक है। और रेस्पिरेशन किससे होता है, गिल्स के थ्रू होता है। बॉडी स्किल से ढकी होती है और रेस्पायर किससे करती है, थ्रू देयर गिल्स, है ना।
कोल्ड ब्लडेड होती हैं, है ना, ये नहीं समझना पानी में तो इसलिए ठंडा खून है, इनका ठंडा ही खून रहता है। कोल्ड ब्लडेड होती हैं, टू चैम्बर हार्ट होता है ना। अपनी बॉडी का कितने चैम्बर होते हैं अपनी बॉडी में? चार, है ना। इनका दो चैम्बर होता है, जल्दी टूट जाता है ना। और ले एग्स, ये क्या करती है, अपने बच्चों को किस प्रकार से देती है? अंडे देकर बनाती है ना। तो जितनी भी मछलियां, जो भी नाम अच्छे लगे लिख देना, सिर्फ स्टार फिश नहीं लिखना, है ना, शार्क वेल सब लिख देना। फिर दूसरी क्लास क्या आती है? अब देखो इसमें भी ऊपर आ गए, अभी तक मछलियां थी पानी के अंदर, अब ऐसे जीव जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, तो एम्फीबियंस, फाउंड इन बोथ वाटर एंड लैंड, ये हो गया। दूसरी चीज, रेस्पायर किससे करते? गिल्स से और लंग्स से, ठीक है। तीसरा हो गया, अभी उनके दो चैम्बर था, इनके कितने चैम्बर होते? थ्री चैम्बर हार्ट होता है। म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है स्किन पर, इसीलिए इतने चिपचिपे होते हैं ये, ठीक है। इनकी ग्लैंड में कौन सा होता? म्यूकस ग्लैंड, जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्शन का भी काम करता है, कि जब ये लोग पानी से बाहर आते तो इनकी बॉडी को रिएक्शन ना हो कोई, इसलिए इनको क्या पाया जाता? म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है। और लास्ट हो गया कि इसके क्या कहेंगे, जितने भी फ्रॉग्स होते हैं, हाइला होते हैं, सैलमेंडर्स, खतरनाक सा लगता है जीव, देखना सैलमेंडर, वो सभी इसके अंदर आते हैं। तो सिर्फ फ्रॉग्स को याद रखना कि जो गिल्स से भी सांस ले सकते हैं और लंग्स से भी, पानी के अंदर तो गिल्स से, बाहर आए तो लंग्स से, ये है। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद कौन सा आता है अगला? रेप्टाइल्स। अब ऐसे जीव होंगे जो रेंग के चलेंगे, जमीन पे तो चलेंगे लेकिन क्या? रेंगते हुए। तो आ जाएगा कोल्ड ब्लडेड, पहली चीज, है ना। हैविंग स्किल्स इन देयर बॉडी, ठीक है। अधिकतर जो होते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल होता है, उसकी बॉडी में स्किल्स पाए जाते हैं। पास से मत देखना, दूर से देखना, है ना। यहाँ पे जू होगा ग्वालियर में, जाना देखने तुम लोग संडे को। थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है ना। ये भी अंडे देते हैं, अंडे देके चले जाते हैं। रेस्पायर बाय लंग्स, अब जमीन पे तो लंग्स से रेस्पायर करेंगे। टर्टल, लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, है ना। कुछ अपवाद होते जिनकी, जी नहीं समझना कि लिजार्ड लिखा है यहाँ पे, कुछ में नहीं होते स्किल्स, लेकिन अधिकतर में स्किल्स पाए जाते हैं। सांप की तक खाल में स्किल्स पाए जाते हैं, है ना। ये चीज होती है। तो मेन चीज इसमें क्या है, इनके थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, दूसरा कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बॉडी में स्किल्स होते हैं, और लंग्स के थ्रू ये सांस लेते हैं। इससे पहले वाले दोनों से लेते थे, गिल्स और लंग्स से। इनका तो कुछ नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना, पूरा अपने आप लिख लोगे। क्लियर हुआ? फिर है, इसमें लगा दे, ये ऊपर वाली फोटो थी टर्टल की, ठीक है। एव्स, एव्स मतलब क्या हो गए? जितने भी आपके पक्षी हो गए, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड होते, ऊपर उड़ते हैं तो गर्म हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लो। वार्म ब्लडेड होते हैं, ये भी अंडे देते हैं। फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, पक्षियों का इंसानों जैसा काम होता है। आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर, बाहर की कवरिंग किससे होती? पंखों से, फेदर से होती है। तो कोई भी लिख देना फिर जो अच्छे लगते हो, है ना। फिर आ गए मैमल्स, अब इंसान खुश हुआ जाके, ठीक है। वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून के होते हैं, है ना। और फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाता है किसके लिए? मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। स्किन हैज हेयर्स, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स, अपने स्किन में तीन चीजें पाई जाती है, हेयर्स भी पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स जिससे पसीना आता है, और ऑयल ग्लैंड्स होता है, ठीक है। और लास्ट हो गया, इसमें क्या क्या आएंगे? ह्यूमंस, कैट, डॉग, लॉयन, बैट, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इतना कम करके हम तब जाके इस कैटेगरी में पहुंच पाए। फिर और नीचे आते जाते तो स्पीसीज में हम आ जाते होमो सैपियंस के अंतर्गत। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन। कितने पढ़े हमने? 10। 10 थे। पॉरीफेरा से शुरू किया था, फिर कॉलेंटेट्रा था, प्लेटीहेलमेंथिसिस, नेमाटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एक्नोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। ये हमने मेनली देखे थे। इसमें जो सबसे मेन था, एक बार जल्दी से देखो सबके दो दो फीचर्स।
पॉरीफेरा में हमने क्या फीचर्स देखा था? पोर्स पाए जाते थे, एक जगह ठहरे रहते थे। एग्जाम्पल हो गया स्पंज। फिर दूसरा था कॉलन टेट्रा, कोरल्स होते थे, अंदर से खोखले रहते थे, कोरल रीफ्स है ना, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। इसका क्या होगा? प्लेटीहेलमिन्थेसिस, ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं है ना, और ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं, हाँ एंडो पैरासाइट्स होते हैं, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं? बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। फिर आ गया निमेटोडा, ये 2D से 3D बन जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं? सिलेंड्रिकल हो जाते हैं। मेन चीज याद रखना, इसके एग्जांपल्स में क्या ये क्या क्या फैलाता है? एलिफेंथिसिस, ये बीमारी हो जाती है। इसके बाद था एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब सीधे सीधे अर्थवॉर्म है ना, जिसकी बॉडी सेगमेंटेड पाई जाती है, ये चीज था। फिर था हमारा क्या? ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा मतलब ज्वाइंटेड लेग्स, जिनकी बॉडी में ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया बटरफ्लाई, मॉस्किटोज। फिर हो गया मोलस्का। मोलस्का में क्या मेन चीज थी? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाने लगा था इन ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और साथ ही कैसे होते थे? वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम इनमें पाया गया था। एग्जाम्पल क्या था? ऑक्टोपस या स्नेल। फिर था हमारा एक्नोडर्मेटा। एक्नोडर्मेटा में क्या था? इनकी स्किन में स्पाइंस पाए जाते थे, स्पाइन स्किन थी, कांटे पाए जाते थे इनकी स्किन में। कभी स्टारफिश को पकड़ने की कोशिश मत करना, ठीक है, जो अंदर पाए जाते, दिखाते जरूर है पकड़ के, होती नहीं इतनी अच्छी, ठीक है। फिर है हेमिकॉइडेटा, ठीक है। हेमिकॉइडेटा का मेन चीज क्या था? कि रेस्पिरेशन करते थे गिल्स के थ्रू, ठीक है, ये था। और इसके बाद आ गया था क्या आपका? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की खास बात क्या थी? कि इनमें पूरे ऑर्गन्स डेवलप्ड होना शुरू हो गए थे, इनका हमेशा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता था, है ना। कॉर्डेटा मतलब क्लोज्ड, है ना, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर इनमें पढ़े थे, पहले आते थे मछलियां, क्लासेस, पीसेस। इसके बाद आ गई थी एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो दोनों जगह पाई जाती थी, ठीक है। ये रेप्टिलिया, ये जमीन पे पाई जाती थी, लेकिन 3 चैम्बर्ड हार्ट होता था और सिर्फ लंग्स से सांस लेती हैं। अभी सब अंडे दे रहे हैं, है ना। एव्स हो गई हैं, ये वार्म ब्लडेड होंगी, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ये भी अंडे देके बच्चे प्रोड्यूस करती है। और लास्ट हो गया मैमेलिया, ये सीधे सीधे बर्थ देती है ना। और इसमें क्या हो गया? इनमें मेमरी ग्लैंड्स पाया जाता है, जो मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। ये हमारे पूरे क्लासिफिकेशन थे। तो आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं। कल जो क्लास रहेगी उसमें जो अभी 2 क्लास का था, उसका पहले हम थोड़ा सा पूछेंगे, उसके बाद फिर हम आगे का करेंगे, है ना। जो भी डाउट हो वो अपने लेके आना, और कोशिश करना नोट्स को कंपाइल करने की। आपको कल या परसों तक मिल जाएगी इसकी वो हैंड नोट्स इसी के, है ना। कोशिश करना जो तुम लोगों ने लिखा उसको समराइज करने के पहले, क्योंकि क्लास में जो डिक्टेशन होता है और जो नोट्स मिलते हैं दोनों में अंतर होता है ना, ये चीज रहता है। तो ये तुम लोग ने जैसा ये समझा उस प्रकार से लिखते हो, इसलिए बस कहते हैं, ठीक है। थैंक यू।